हो तो सेलों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कब उपयोगी होगा, कब उपयोगी होगा, ये चीज मैंने आपको बताई है पहले भी। और अब देखिए उसी के बेसिस पे 2018 में सवाल भी आ गया है। तो जो लेक्चर अच्छे से नहीं पढ़ रहा होगा, जो अच्छे से लेक्चर को नहीं पढ़ रहा होगा, उसका फिर कोई मतलब नहीं रह गया भाई, सवाल नहीं कर पाओगे, 1 नंबर वाले सवाल नहीं कर पाओगे। अगर क्या किया, अगर पहले में धारा निकालनी है तो दूसरा वाला प्रतिरोध, और अगर दूसरे में धारा निकालनी होगी तो पहला वाला प्रतिरोध। मतलब कि अगर हमको I2 निकालना होगा, I2 निकालना होगा तो धारा बटे में, और धारा कहां गई है, इधर आ रहे हो, लेकिन देखो ऊपर वाला कितना है, R1 है, अब बटे में क्या हो जाएगा, वही R1 प्लस R2 हो जाएगा। R1 प्लस R2 इसको निकालने के लिए हम लोग आगे अभी BSc वगैरह में पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं, नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, वहां से चीज प्रूव होती है, ठीक है। लेकिन प्रूव यहाँ है नहीं, तो फॉर्मूला याद रखिए। अगर आपको धारा दो जगह क्या करनी बेटा, बांटनी है, हो जाता है, सिस्टम का फॉल्ट रहता है, कभी कभी हो जाता है। आज है आखिरी दिन, वैद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है फिजिक्स का, क्लास 12th का, उसका आज हम लोग लास्ट लेक्चर लेके आए हैं, लेक्चर नंबर 9। यानी टोटल 9 क्लासेस लग गई, टोटल 9 क्लासेस लग गई इस चैप्टर को पूरा खत्म करने में, पूरा चैप्टर खत्म करने में 9 क्लासेस लग गए हैं। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब सही है बेटा। फटाफट सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए, फटाफट सेशन को शेयर कीजिए, ताकि जो बचे कुचे लोग हैं आपके परिचय के, वो लोग जो आज नहीं आ पाए अभी तक, वो लोग भी आ जाए। तो सेशन को शेयर कर दीजिए और दबा के लाइक करिए एकदम, ठीक है। लाइक तो भर भर के होने चाहिए, जब जितने लोग देख रहे हो उससे ज्यादा लाइक्स होने चाहिए। चलिए ठीक है, चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा बारी होगा, आज हमारी बारी है महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने की, महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने की बारी है। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो होंगे ये आपके एग्जाम के आए हुए सवाल हैं, ये आपके एग्जाम के आए हुए सवाल है। जैसा आप मेरा तरीका जानते ही हो कि मैं सवाल में पहले थियरी पूरा पढ़ाता हूँ, पूरी थियरी पढ़ाने के बाद मैं आपको कराता हूँ उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए होते हैं, पुराने क्वेश्चन होते हैं, ताजा तरीन क्वेश्चन भी अभी आगे मैं लेके आने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, लेक्चर नंबर 9, क्लास 12th, हिंदी मीडियम, वैद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न करने हैं चैप्टर नंबर 3 के। 100 में 100 की पूरी तैयारी है, तो सवाल तो पिछले जमाने वाले लगाने पड़ेंगे ना। अगर आपको 100 में 100 लाना है तो पिछले साल का पेपर पैटर्न क्या रहा है ये भी तो देखना पड़ेगा। तो पेपर पैटर्न क्या है, वो सारी ही चीजें मुझे अच्छे से समझते हुए चलनी पड़ेंगी। हाँ, क्या मैं बोल रहा था कल, चलिए ठीक है, मैंने कल भी कहा था, ठीक, कल कहा था कि वैद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी का आज ये आखिरी लेक्चर होगा। कल मैंने बताया था कि आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करके कहानी पूरी खत्म कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन, स्टार्ट करते हैं। कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा 2026, वैद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 3, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए, राजस्थान के लिए, एमपी के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और उत्तराखंड, सभी बोर्ड के बच्चों के लिए हमारे ये कंटेंट बहुत ही जोरदार साबित होने वाले हैं इस बार 2026 की बोर्ड परीक्षा में। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे उनके लिए आपको टाइमर दिया जाएगा, जो बहुविकल्पी होंगे उनके लिए आपको टाइमर दिया जाएगा, और टाइमर 1 मिनट का पर्याप्त है, 1 मिनट का पर्याप्त है। आप 1 मिनट के अंदर अंदर सवाल लगाने का कोशिश करिए, चलिए ट्राई करिए, ट्राई करिए। सवालों को पहले आप पढ़िए, 2018 के यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में सवाल आया हुआ है, ठीक है। चलिए, यदि सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन R1 R2 क्रमशः कुल आंतरिक प्रतिरोध और कुल बाह्य प्रतिरोध हो, तो सेलों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कब उपयोगी होगा, कब उपयोगी होगा, ये चीज मैंने आपको बताई है पहले भी। और अब देखिए उसी के बेसिस पे 2018 में सवाल भी आ गया है। तो जो लेक्चर अच्छे से नहीं पढ़ रहा होगा, जो अच्छे से लेक्चर को नहीं पढ़ रहा होगा, उसका फिर कोई मतलब नहीं रह गया भाई, सवाल नहीं कर पाओगे, 1 नंबर वाले सवाल नहीं कर पाओगे। अगर लेक्चर अच्छे से नहीं देखोगे तो 1 नंबर वाले सवाल भी नहीं हो पाएंगे। चलिए चलिए, कौन कौन ऑप्शन नंबर बी कर रहा है, कुछ बच्चों के ऑप्शन बी आ रहे हैं, कुछ बच्चों के ऑप्शन नंबर सी आ रहे हैं। भाई ऐसे अलग अलग ऑप्शन मत दो, अलग अलग मत बोलो भाई, अलग अलग मत बोलो, एक आंसर दो, एक आंसर दो सब लोग। चलिए अब देखा जाए क्या बताया था मैंने, क्या बताया था इस सवाल में। देखिए मैंने कहा था जब सेलों का संयोजन करते हैं, जब सेलों का संयोजन करते हैं तो अगर इन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कम है, अगर इन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कम है, आंतरिक प्रतिरोध अगर कम है तो इनको कौन से क्रम में जोड़ा जाना चाहिए बेटा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, तभी ये उपयोगी होते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध अगर कम होगा बाहरी प्रतिरोध से, तभी आप ये कहेंगे कि उनको श्रेणी क्रम में जोड़ने का फायदा होता है, नहीं तो उनको समांतर में जोड़ना चाहिए। अगर आंतरिक प्रतिरोध बाहरी से ज्यादा हो रहा है तो आप उनको समांतर में जोड़िए, अगर आंतरिक प्रतिरोध बाहरी से कम हो रहा है तो उनको आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। क्या बोला गया है देखिए, सेलों के संयोजन में R1 और R2 क्रमशः कुल आंतरिक तथा बाहरी प्रतिरोध है। कौन आंतरिक है बेटा, R1 जो है वो आंतरिक है और R2 जो है बाहरी है। बोल रहा सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उपयोगी कब होंगे, उपयोगी कब होंगे तो बताइए। उपयोगी तब होता है जब आंतरिक प्रतिरोध
बाहरी से क्या हो जाए, कम हो जाए, तभी श्रेणी क्रम उपयोगी होता है। मतलब R1 का मान R2 से छोटा होना चाहिए। जो ऑप्शन नंबर बी वाले हैं वो सबके सब सही हैं। जो ऑप्शन नंबर बी वाले हैं वो सबके सब सही हैं। जो लोग ऑप्शन नंबर सी वगैरह कर रहे थे भाई, उनका गलत हो जाएगा, उनका गलत हो जाएगा। बताइए इस चीज को कितना हाईलाइट करके मैंने आपको पढ़ाया था, इस चीज को मैंने कितना हाईलाइट करके पढ़ाया था, और 2018 के यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में सवाल आया हुआ है। एक नंबर में ही आया, लेकिन आया तो ना, आया तो सही। चलिए अगले सवाल पे आइए और चलिए शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए। एक एक मिनट का टाइमर आपको मिलेगा। जो बहुविकल्पी सवाल होंगे उनके लिए एक एक मिनट का टाइमर। देखिए 2018 में और 2012 में, 2018 में और 2012 के बोर्ड परीक्षा में सवाल आपसे पूछा गया है। 2018 में और 2012 में बोर्ड परीक्षा में सवाल आपसे पूछा गया। तो चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए, फटाफट आप लोग इसका आंसर सही करिए। चलिए प्रांशु गुप्ता, बहुत बहुत बधाई, आपका आंसर सही है। चलिए वेल डन। एक बैटरी, पहले आप लोग कर लीजिए फिर मैं पढ़ना शुरू करता हूं। आप लोगों के लिए पूरा समय है, आप लोगों के लिए पूरा समय है। समय का पूरा यूटिलाइजेशन करिए और इस सवाल को हल कीजिए, और इस सवाल को हल कीजिए। एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, बाहरी प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। यदि परिपथ में धारा 0.4 एम्पीयर की आ जाए तो बैटरी का टर्मिनल वोल्टता क्या होगी? तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी आपसे पूछा गया है। चलिए भाई कॉपी पेन लेके आना था, प्रांशु कॉपी पेन लेके आओ, कॉपी पेन लेके आओ। देखो अब देखो, चलो सवाल, टाइमर खत्म हो रहा है आपका, 0 1 2 3 खत्म, कहानी खत्म, ठीक है खत्म। एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है। विद्युत वाहक बल दिया है, मतलब बेटा ई का मान दिया है, कितना वोल्ट दिया है, 5 वोल्ट दिया हुआ है। आंतरिक प्रतिरोध का मान मतलब स्मॉल आर का मान कितना दिया है, 2 ओम दिया है। बाहरी प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। यदि परिपथ में धारा कितनी जा रही है, दशमलव कितना 4 बेटा जा रहा है, दशमलव धारा कितनी जा रही है, 0.4 जा रही है, 0.4 एम्पियर की धारा जा रही है, धारा जा रही है। तो कह रहा है बैटरी का टर्मिनल वोल्टता कितना होगा, वी का मान पूछा हुआ है। आपको फॉर्मूला बताया मैंने, वी बराबर कितना होता है, ई माइनस आई आर होता है। तो वी बराबर कितना निकल जाएगा, ई का मान 5 है, आई का मान कितना बेटा 0.4 हो गया, और आर का मान, अंदर वाले आर का मान कितना हो गया, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ से 0.8 आ जाएगा, और 5 में से 0.8 घटाओ तो 4 दशमलव कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये वोल्ट आएगा, मतलब 4.2। जो लोग ऑप्शन नंबर डी कर रहे होंगे, जो लोग ऑप्शन नंबर डी कर रहे होंगे उनका आंसर एकदम सही होगा। चलिए आयुष श्रीवास्तव, भूमि शर्मा, जो ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं। माधुरी गलत हो गया आंसर, माधुरी गलत हो जाएगा, डी करिए, डी ऑप्शन सही होगा। सिंपल छोटे मोटे सवालों, छोटे मोटे फॉर्मूले पे ही सारे सवाल लग जाएंगे, छोटे मोटे फॉर्मूलों पे ही सारे सवाल लग जाएंगे और बहुत आसानी तरीके से आप लगा लेंगे। चलिए आगे चला जाए, आगे चला जाए। चलिए इस सवाल पे आइए, हम इस सवाल पे आइए, करिए जरा इसको, करिए जरा इसको, बताइए तुरंत बताइए। कोई डिले करेगा तो मार खाएगा, कोई डिले करेगा तो ऐसे सवालों में वो मार खाएगा। किरचॉफ का धारा नियम जो है वो किसके संरक्षण पे काम करता है? चलिए चलिए, खुशी कुमारी का आंसर आ गया। नीलेश चौहान, राधे राधे भाई। चलिए जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। विकास सैनी का आंसर भी सही है, आयुष का भी आंसर सही है, मुकेश का भी आंसर सही है, प्रांशु का भी आंसर सही है, भूमि शर्मा का आंसर भी सही है। किरचॉफ का धारा नियम कौन सा नियम होता है? ये पहला नियम होता है कि दूसरा नियम होता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। किरचॉफ का धारा नियम पहला वाला नियम होता है कि दूसरा नियम होता है? जल्दी बताइए कौन सा नियम है? किरचॉफ का धारा नियम किरचॉफ का पहला नियम होता है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। किरचॉफ का धारा नियम किरचॉफ का पहला नियम होता है, और किरचॉफ के पहले नियम को हम लोग आवेश संरक्षण के नियम के नाम से जानते हैं। आवेश संरक्षण के नियम के नाम से जानते हो, ये किरचॉफ का पहला नियम होता है। किरचॉफ के पहले नियम को हम लोग किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं, और इस धारा नियम को हम लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो यही आपको याद रखना है। देखो कितने आसान आसान सवाल पूछे गए हैं, ये भी बोर्ड पेपर में आया हुआ सवाल है, बोर्ड परीक्षा में आया हुआ सवाल है। चलिए बेटा अब ये देखिए, अब ये देखिए, ये सवाल आप कैसे लगाएंगे, ये सवाल कैसे लगाओगे? टाइमर इसलिए हटा दिया ताकि ये सवाल लगाने में आपको कोई समय की पाबंदी ना रहे। लेकिन देखिए 2013 की बोर्ड परीक्षा में ये सवाल भी आपसे पूछा हुआ है कि 2 एम्पीयर की वैद्युत धारा आ रही है। इसमें मैं आपको एक नया सूत्र आज बताने वाला हूँ। ऐसे सवालों में आपको एक नया सूत्र आज बताने वाला हूँ, नया सूत्र बता दूंगा तभी आप करिएगा। देखिए आपने पढ़ा नहीं है इसलिए हम बता रहे हैं, उसको सुनिए, हम बता रहे हैं उसको सुनिए। क्या बोला गया बेटा? कह रहा है कि 2 एम्पीयर की वैद्युत धारा आ रही है, 2 एम्पीयर की वैद्युत धारा आ रही है, चित्र में दिखाई गई है, परिपथ में प्रवाहित हो रही है। विभवांतर VB माइनस VD निकालना है। क्या निकालना है बेटा? VB माइनस VD। VB माइनस VD का मतलब होता है कि B से लेकर D के बीच में विभवांतर आपसे पूछा हुआ है। कितना विभवांतर इसके बीच में होगा वो आपसे पूछा हुआ है, कितना विभवांतर है, यानी यहां से लेके यहां तक कितना विभव है, कितना वोल्टेज है, वो आपसे पूछा हुआ है। तो हम कह रहे हैं कि अगर आपको यहां से यहां का विभव निकालना है तो पहले निकालना पड़ेगा धारा कितनी आ रही है, धारा कितनी आ रही है। देखिए जरा कितना आ रहा है। हम ये कह रहे हैं अगर आपको VB माइनस VD निकालना है, क्या निकालना है बेटा? VB माइनस VD निकालना है। यहां लिखता हूं देखो,
VB माइनस VD निकालना है, मतलब B से लेकर D तक में कितना वोल्टेज खपत हुआ वो निकालना है। तो वो निकालने के लिए देखना पड़ेगा यहाँ कितना वोल्टेज गया और यहाँ कितना वोल्टेज गया, तब ना B से लेके यहाँ तक निकलेगा पूरा वोल्टेज। तो हमको निकालना पड़ेगा वोल्टेज कहाँ का बेटा, B से लेके C तक का वोल्टेज, और फिर निकालना पड़ेगा C से लेके D तक का वोल्टेज, तभी तो यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज आ पाएगा। तो ये निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले तुमको देखना पड़ेगा कि यहाँ यहाँ कितना कितना वोल्टेज खत्म हो रहा है, और यहाँ कितना वोल्टेज खत्म होगा इस बात की गणना कैसे कर पाओगे, ओम के नियम से। V बराबर कितना होता है IR, यहाँ का R हमको पता है 3 ओम, लेकिन यहाँ का I पता नहीं है। अब काम करना पड़ेगा, I निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले आपको I निकालना पड़ेगा। देखिए जरा कैसे निकालेंगे आप I, कैसे निकालेंगे I, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। आज हम लोग बेटा धारा विभाजन का सूत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, धारा विभाजन का सूत्र। आज हमको पढ़ना है धारा विभाजन का सूत्र। आज नया सूत्र बता रहा हूं, याद करना, लिख लेना इसको कहीं ना कहीं कॉपी पे। धारा विभाजन का सूत्र देखिए क्या सूत्र होता है। अच्छा बताइए, सर्किट को छोटा किया जा सकता है आसानी से। ये 2 ओम इस 3 ओम के साथ किसमें बेटा, श्रेणी क्रम में है। 2 ओम 3 ओम आपस में श्रेणी क्रम में हो गए, तो मान लो यहां से करंट आया, 2 ओम 3 ओम मिलके कितना होगा बेटा 5 ओम, इकट्ठा कितना बना लेगा 5 ओम बना लिया, 5 ओम बना लिया। अब यहां से बताइए 4 ओम 6 ओम कितना मिलके हो गया बेटा 10 ओम हो गया, कितना हो गया 10 ओम हो गया। तो इसी सर्किट को मैंने छोटा कर दिया, देखो कर दिया छोटा ना, ऊपर वाला जोड़ के अलग, नीचे वाला जोड़ के अलग कर दिया। बताओ यहां से 2 एम्पियर की धारा आ रही है, कितने एम्पियर की आ रही है बेटा 2 एम्पियर की धारा आ रही है। ये 2 एम्पियर की धारा कहीं इधर बढ़ जाएगी और कहीं इधर बढ़ जाएगी, यहां जाएगी तो टूट जाएगी। तो मान लो इधर चली गई I1, इधर चली गई कितनी बेटा I2, ठीक है। ऊपर की ओर जाएगी, जो ऊपर की ओर जाएगी वो I1, और जो नीचे की ओर जाएगी इधर जाएगी वो कितना हो जाएगा बेटा I2। हम कह रहे हैं चलो यही लगाते हैं धारा विभाजन का सूत्र। धारा विभाजन का सूत्र कहता है अगर आपको I1 में निकालना है कि I1 का क्या मान आएगा, I1 का क्या मान आएगा, तो आप देखिए टोटल धारा कितनी आ रही है वो लिखिए, जिसमें धारा जा रही है उसके विपरीत धारा और कहां गई है, मतलब इसको मानिए R1 और इसको मानिए क्या बेटा R2, ये हमारा R1 है, ये R2। अगर धारा पहले में निकालनी है तो हम देखेंगे दूसरा वाला प्रतिरोध कितना है, दूसरा प्रतिरोध कितना है, और बटे में कुल प्रतिरोध आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बटे में कुल प्रतिरोध क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए क्या किया, अगर पहले में धारा निकालनी है तो दूसरा वाला प्रतिरोध, और अगर दूसरे में धारा निकालनी होगी तो पहला वाला प्रतिरोध। मतलब कि अगर हमको I2 निकालना होगा, I2 निकालना होगा तो धारा अब बटे में, और धारा कहां गई है, इधर आ रहे हो, लेकिन देखो ऊपर वाला कितना है R1 है, अब बटे में क्या हो जाएगा, वही R1 प्लस R2 हो जाएगा, R1 प्लस R2। इसको निकालने के लिए हम लोग आगे अभी BSc वगैरह में पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं, नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, वहां से चीज प्रूव होती है, ठीक है। लेकिन प्रूफ यहाँ है नहीं, तो फॉर्मूला याद रखिए। अगर आपको धारा दो जगह क्या करनी बेटा, बांटनी है, तो क्या करोगे, कुल धारा कितनी आ रही वो देखो, धारा जहां जिसमें लेके जाना है उसके अपोजिट क्या है, उसके अपोजिट में 10 है तो R2 लिखो। अगर पहले में निकालना है तो अपोजिट देखेंगे, दूसरे में निकालना तो उसका अपोजिट R1 देखेंगे, इसी का यूज करेंगे और यहां से हमें मिल जाएगा धारा का मान, यहां से मिलेगा धारा का मान, ठीक है। चलिए फॉर्मूला यहां रहने दीजिए, आगे चलते हैं। I1 का मान निकालते हैं बेटा, I1 का मान निकालते हैं। I1 बराबर क्या आएगा बताओ, कितनी धारा आ रही है, कितनी धारा आ रही है, 2 एम्पियर की धारा आ रही है, 2 एम्पियर की धारा आ रही है। R2 का मान क्या है, 10 है, तो R2 का मान कितना हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा, R2 का मान हो गया 10, ठीक है। नीचे दोनों लोगों का जोड़ 5 ओम 10 ओम मिलकर कितना होगा बेटा 15 ओम हो गया, 15 ओम हो गया। ऊपर हो गया 12, नीचे हो गया 15, 3 पचे 15, 3 चौक के 12, 3 चौक के 12, 3 पचे 15 कट गया, 3 चौक के 12, 3 पचे 15 एम्पियर आ जाएगा। I का मान कितना आ गया बेटा 4/5 आ गया। वैसे ही I2 का मान भी निकाल लेंगे, I2 का मान भी निकालेंगे। I2 कितना आएगा बताओ जरा, I2 कितना आएगा, I2 बराबर I कितना धारा आ रहा है, कितनी धारा आ रही है, 2 की धारा आ रही है। I1 R1 का मान कितना बेटा 5 है, और R1 का मान कितना हो गया 5 हो गया, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, 5 दूनी का 10 बटे में 15 कटेगा तो कितना आएगा 5 दूनी का 10 5 के 15 एम्पियर आ गया। तो हमारे पास दोनों लोगों के मान आ गए, I1 I2 दोनों का मान आ गया। देखो इधर का धारा निकल गया, इधर का धारा निकल गया, जो धारा यहाँ जाएगी वही धारा यहाँ भी जाएगी, वही धारा यहाँ भी जाएगी, और जो धारा यहाँ जाएगी वही धारा यहाँ भी जाएगी जाएगी। हमको क्या करना है, हमको निकालना है वोल्टेज का मान। VB माइनस क्या निकालना बेटा, VD निकालना है, VB माइनस VD। VB निकालने के लिए मतलब यहाँ से यहाँ का प्रतिरोध निकालने के लिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का वोल्टेज जोड़ देंगे। तो क्या करना होगा, तुमको जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, VB से लेके C तक और फिर C से लेके कहां तक बेटा D तक, C से लेके D तक जोड़ना पड़ेगा। देखो C से लेके D तक जोड़ना पड़ेगा। अच्छा देखो जरा सुनो बात, तो V से लेके BC में कितना कितना वोल्टेज खत्म हो रहा है, कितना खत्म होगा। देखिए यहाँ पे धारा कौन सी आ रही है, धारा आ रही है I1, यही I1 वाली धारा तो जा रही है, यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक घूम के इधर चली जाएगी। अच्छा देखो यहाँ से यहाँ आ रहे हो, इधर आ रहे हो, लेकिन इसमें वाले में धारा की दिशा किधर है, I2 यहाँ जाएगा फिर I2 ऊपर जाएगा। मतलब इस वाले प्रतिरोध में धारा की दिशा ऊपर से हम इधर आ रहे हैं, लेकिन जा इधर से इधर रही है, मतलब उल्टा होगा। 6 ओम वाले में क्या करेंगे बेटा, माइनस में लिखेंगे,
बताओ किसको किसको पता चला? किसको किसको पता चलेगा कि 6 ओम वाले में माइनस में लिखेंगे, क्योंकि हम इधर से इधर आ रहे हैं, लेकिन धारा इसकी किधर जा रही है, I2 इधर जा रही है, इधर से ऊपर जा रही है। तो क्या करोगे, पहले बताओ यहाँ कितना वोल्टेज खत्म होगा, तो V बराबर कितना खत्म होगा, IR। कितना धारा आ रहा है इसके अंदर, I1 धारा इसके अंदर आ रही है, और प्रतिरोध कितना है बेटा, 3 ओम है। तो यहाँ बताओ कितना खत्म होगा, कितना खत्म होगा, 3 इसका प्रतिरोध हो गया। कितना करोगे, IR करते हो ना, तो I1 R कर दो, और यहाँ भी कितना कर दोगे बेटा, I2 R कर दोगे, I2 R कर दोगे, ठीक है। तो लेकिन देखो I1 का मान है कितना, I1 का मान कितना है, प्रतिरोध का मान 3 है, I1 का मान कितना है बेटा, 4/5 है। कितना है, 4/5। मैंने सही काटा है ना, मैंने सही काटा है ना, 3 से काटे, 3 चौके 12, 3 5 15 काट दिया था, और यहाँ काटा तो कितना आया बेटा, यहाँ काटा तो 5 दूनी का 10 आया, तो 2 बार में और इतनी बार में काट दिया। 3 से काटते हैं, चलिए देखिए 3 से काटते हैं, कितना आएगा। अगर हम देख रहे हैं I1 का मान, यहाँ से देखा जाए I1 का मान कितना निकल के आ रहा है, तो I1 का मान हमारा निकल के आया है, I1 कहाँ है बेटा, I1 का मान है 4/5। I1 का मान कितना है, 4/5। 3 चौके 12, 3 5 15, 5 दूनी का 10, 5 3 15। कुछ खटक सा रहा है ना, इसलिए बस कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, वरना बाकी तो ठीक ही है, बाकी तो ठीक है। देखिए, तो यहाँ से VBC का मान निकाल लेते हैं और VCD का मान निकाल लेते हैं। VBC निकालने के लिए देखना पड़ेगा यहाँ कितना खपत हुआ। खपत होने की बात करेंगे तो 3 ओम इसके प्रतिरोध का मान हो गया, 3 ओम प्रतिरोध का मान हो गया। अब क्या करेंगे, धारा, धारा कितनी आ रही है, I1 आ रही है, तो 4 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा 4/5। अब देखिए, अब कितना होगा, VCD कितना होगा, VCD वाले में देख रहे हैं तो धारा कहाँ आ रही, नीचे आ रही है। धारा यहाँ देखिए, ये इधर से इधर आ रहा है, लेकिन I2 वाली धारा ऊपर जा रही है, तो कितना बनेगा, 6 ओम इसका अपना प्रतिरोध है, और I2 वाली धारा इसके अंदर जा रही है। 6 ओम इसका अपना प्रतिरोध, I2 वाली धारा इसके अंदर जा रही है, तो बता दो कितना बनेगा, कितना बनेगा, 6 ओम गुणे I2, 6 ओम गुणे I2 बनेगा, प्लस 6 ओम अब गुणे I2 का मान क्या बेटा, 2 बटे कितना हो गया, 3 हो गया, 2 बटे कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ 3 तो नहीं आ रहा ना, 3, क्योंकि आंसर में शायद 0 आना चाहिए, आंसर इसका 0 आना चाहिए, आंसर 0 वोल्ट सही है। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, देखिए सही है, 5 ओम 10 ओम हो गया। I1 का मान निकाला, 3 2 5 6 4 10, ठीक है। I1 का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो I1 का मान कितना आ जाएगा, I1 का मान आ जाएगा 2 एम्पीयर की धारा आ रही थी, 2 एम्पीयर की धारा आ रही थी, 10 मैंने रखा है ना, 10 रखा है, क्योंकि I2 का मान यहाँ 10 था, अब बटे में R1 प्लस R2 हो गया, तो 10 दूनी का देखो 20, मैं कह रहा हूँ ना गलती किया है कहीं ना कहीं। देखिए यहाँ कितना होगा बेटा, 10 दूनी का 20 होगा, 20 बटे कितना आएगा, 15 आएगा ना। अब 5 से काटो, 5 चौका 20, 5 3 15, 4/3 आएगा। कितना है बेटा, 4/3। यही बोला, यहाँ कहीं ना कहीं गलती है, यहाँ कितना होगा, 4/3 होगा। लेकिन देखिए इस वाले धारा की दिशा किधर है, इस वाले धारा की दिशा नीचे की ओर हम आ रहे हैं, धारा ऊपर जा रही है, तो माइनस में लिखेंगे इसको। किसमें लिखेंगे बेटा, माइनस में लिखेंगे। कितना आएगा, -6 गुणे 2 बटे कितना आएगा, 3 आएगा। काट दिया जाए तो 3 से 3 खत्म, ये 2 बार में खत्म, 4 आएगा, -4 आएगा, मतलब कितना वोल्ट आएगा बेटा, 0 वोल्ट निकल के आएगा। बताइए सबको बात समझ में आई, बताइए सबको बात समझ में आ रही है, बताइए सबको बात समझ में आ रही है। चलिए, जो भी नए बच्चे हैं, ठीक है, जो भी नए बच्चे उनको बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग लगातार बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके नोट्स वगैरह आपको ऊपर दिए गए टेलीग्राम लिंक से मिल जाते हैं, पिन किया गया, आप वहां ज्वाइन कर सकते हो, नोट्स वगैरह पा सकते हो। हम लोग लगातार पूरा का पूरा कोर्स कवर करते चले जा रहे हैं। पहला दूसरा चैप्टर तो हम लोगों ने पूरी तरीके से खल्लास कर दिया है, आज बारी तीसरे चैप्टर की, आज तीसरा भी खत्म कर देंगे। इसके बाद कल से चौथा चैप्टर शुरू हो जाएगा फिजिक्स में, और वैसे ही हम लोग सारे ही सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग सारे सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हैं। तो लगातार सेशन से बने रहिए, लगातार सेशन में बने रहिए। जो भी नए बच्चे हैं वो टैग लाइन में जरूर ध्यान दें कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए आपको बस LSI हिंदी मीडियम को सब्सक्राइब रखना है। बाकी क्लासेस कैसे होंगी, कब होंगी, किस टाइम पे होंगी, वो सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेंगी। चलिए, 0 वोल्ट आएगा, 0 वोल्ट हमारे इसी सवाल का आंसर होगा, 0 वोल्ट हमारे इसी सवाल का बेटा आंसर होगा। देखो सारा पंचायत मैंने किया और लास्ट में आंसर कितना आया, 0 वोल्ट आया। किसको किसको बात समझ में नहीं आई है, किसको किसको ये बात समझ में नहीं आई, जिसको नहीं समझ में आई वो पूछ सकता है, ठीक है। किसको किसको बात समझ में नहीं आई, आगे सबको बात समझ में, 0 वोल्ट होगा, 0 वोल्ट हमारा आंसर होगा। और ये वाला नियम आपको याद रखना है, ये वाला नियम आपको याद रखना है, इसे हम लोग धारा विभाजन का सूत्र बोलते हैं। धारा विभाजन का सूत्र, जब धारा 2 भागों में बढ़ती है तो वहां धारा विभाजित होती है, और यही सूत्र लगा के धारा विभाजन लगा लेते हैं, ठीक। चलिए बेटा, अब आइए इस सवाल पे, टाइमर दिया जाए आपको, टाइमर दिया जाए और 30 सेकंड का टाइम दिया जाए, ज्यादा नहीं दिया जाएगा। 30 सेकंड का टाइम बहुत है आप लोगों के लिए, 30 सेकंड का टाइम बहुत है, फटाफट सोच के बताइए, जल्द से जल्द सोचिए और तुरंत बताइए। 30 सेकंड का टाइम बहुत है आप लोगों के लिए। एक संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज जिसकी प्रत्येक भुजा तथा धारा मापी का प्रतिरोध R है, तब बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा। कल मैंने आपको व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में जो बातें बताई हैं, मुझे नहीं लगता कि उतने अच्छे तरीके से आपको व्हीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज कोई सिखा पाएगा जितने बेहतरीन तरीके से मैंने आपको कल वाले लेक्चर में सिखाया, मतलब कि लेक्चर नंबर 8 में जो मैंने आपको व्हीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज पढ़ाया है,
वो आपके प्रैक्टिकल में बनने वाले क्वेश्चन एक भी उससे बाहर नहीं जाएंगे। अगर मेरी पढ़ाई की सारी चीजें आप पढ़ लेते हो तो एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। देखिए जरा सुनिएगा, चलिए मैं देख लूं क्या बच्चे आंसर कर रहे हैं, क्या बच्चे आंसर कर रहे हैं, इसको देख लिया जाए क्या आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल आयुष, आपकी बातों को ग्रांटेड लिया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल भूमि, बिल्कुल 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 बेटा। चलिए डी आंसर कर रहे हो, डी आंसर कर रहे हो, R/4। बाकी लोग कोई आंसर नहीं करोगे क्या? बाकी लोग आंसर नहीं करोगे? देखो 2019 में सवाल पूछा हुआ है, ये यूपी बोर्ड 2019 में सवाल पूछा हुआ है, इसको तो भाई करना ही करना है। संतुलित, देखो यहां ध्यान देना जरूरी है, संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारा मापी का प्रतिरोध R है। ये बोल रहा है कि जो आप व्हीट स्टोन ब्रिज बना रहे थे कल, व्हीट स्टोन ब्रिज जो आप बना रहे थे कल, इस तरीके से एक ब्रिज मैंने बनाया था कल, ठीक है, एक ब्रिज बनाया था कल इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके का ब्रिज बनाया हुआ था कल, ठीक, यहाँ बनाया। मैंने कहा क्या क्या नाम होते थे बेटा, क्या क्या नाम होते थे, नाम बताइए जरा। बोला गया है कि प्रत्येक भुजा तथा धारा मापी का प्रतिरोध R है, मतलब सारे ही प्रतिरोध कितने बेटा, R R R और कितने हैं, R हैं। तो कह रहा है कि बैटरी, अच्छा संतुलित अवस्था में होने का क्या मतलब होता है? संतुलित अवस्था में होने का मतलब होता है कि बीच में कोई भी डिटेक्शन नहीं हो रही है, मतलब गैल्वेनोमीटर कुछ भी मापन नहीं कर पा रहा है। कल बताया था कि बीच में जो गैल्वेनोमीटर धारा मापी लगाया है, अगर ये ब्रिज संतुलित होगा तो बीच में कोई भी करंट नहीं जाएगी, बीच में कोई करंट नहीं जाएगी, और बीच में कोई करंट नहीं जाएगी तो इस वाले लाइन को कंसीडर करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। क्या बोला? बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच, बैटरी कौन है बेटा, ये वाला और ये वाले के बीच में क्या जोड़ते हैं, यहाँ से बैटरी जोड़ते हैं, जोड़ते हैं, यहाँ से बैटरी जोड़ते हो। कह रहा है इनके इनके बीच में टोटल प्रतिरोध का मान कितना होगा, कुल प्रतिरोध कितना होगा, कुल प्रतिरोध का मान पूछा गया है बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच, मतलब यहां से लेके यहाँ के बीच में आपसे कुल प्रतिरोध का मान पूछा गया है, कुल प्रतिरोध का मान पूछा गया है। चलिए देखिए कैसे करेंगे आप, कैसे करेंगे। हम कह रहे हैं कि बताओ ये वाला और ये वाला दोनों श्रेणी क्रम में है, ये वाला ब्रांच श्रेणी क्रम में है, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बताइए, क्या बनेगा? अगर दोनों ब्रांच श्रेणी में होगा तो ये वाला और ये वाला आर आर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, हो गया श्रेणी में। नीचे वाला बताओ, ये दोनों भी आपस में कैसे बेटा श्रेणी में है, तो ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, श्रेणी में हो जाएंगे श्रेणी में। अब बताओ नीचे से यहाँ लगी होगी बैटरी, यहाँ लगी होगी बैटरी, ऐसा है कुछ। बीच में तो लेना ही नहीं, क्योंकि बीच में संतुलन की अवस्था है, तो बीच वाला कोई काम ही नहीं करेगा। अच्छा ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो टोटल कितना होगा बताओ जरा। आर और आर श्रेणी में है, तो मिलके अपने आप कितना होगा बेटा, मिलके अपने आप कितने का हो जाएंगे, 2r का हो जाएंगे। आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। वैसे ही ये दोनों भी मिलके कितना हो जाएगा, 2r हो जाएंगे, तो नीचे भी कितना बन जाएगा, नीचे भी बन जाएगा 2r बन जाएगा। अब यहाँ से आपकी बैटरी लगी होगी, यहाँ से आपकी बैटरी लगी होगी। अब बताइए जरा 2r और 2r आपस में कैसे बेटा समांतर में है, तो समांतर का सूत्र क्या होता है, 1/r बराबर कितना हो जाएगा, 1/2r, और 1 कितना होगा, 2r होगा। तो बताओ जरा 1/2r मिलके कितना होगा बेटा, 2/2r हो गया, और 2 कितना हो गया, 2r हो गया। 2/2r कट जाएगा तो कितना आएगा, 1/r आएगा, 1/r आएगा। तो 1/r का मान आ गया 1/r, तो आर डैश का मान कितना आ जाएगा, खाली बेटा आर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। मतलब टोटल प्रतिरोध जो निकल के आएगा वो आर के बराबर निकल के आएगा, ठीक है, टोटल प्रतिरोध केवल आर के बराबर निकल के आएगा, ठीक है, ठीक है। बताओ सही है ना, किसी को दिक्कत आई समझ में? कोई दिक्कत की बात ही नहीं भाई, जब बोला है यहाँ संतुलित की अवस्था है तो हम बीच वाले लाइन को देखेंगे ही नहीं, और बीच वाले लाइन को नहीं देखेंगे तो खाली ये वाला आर, ये वाला आर सीरीज में है, मतलब कि श्रेणी में है, तो आर और आर कितना हो गया, 2r हो गया। वैसे ही ये वाला आर मिलकर कितना हो गया, 2r हो गया। अब ये 2r और ये 2r दोनों समांतर में है, तो 1/2r ले लेंगे, तो 2/2r हो जाएगा। 2/2r का मतलब 2 कट जाएगा, 1/r खाली आर आएगा आंसर, खाली आर आएगा। और देखो 2019 में कितना आसान सवाल पूछ दिया, ठीक, कितना आसान सवाल आपसे पूछ दिया गया है, ठीक है, कितना आसान सा सवाल आपसे 2019 के बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में पूछा हुआ है, और इसका आंसर पहला वाला ऑप्शन होगा, पहला वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। मैंने बाकी के आंसर टिक किए है ना, इसका 0 वोल्ट होगा, इसका आवेश वाला होगा। चलिए बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। अब देखिए बेटा कुछ सवाल आप लोगों के लिए निकल के लगातार आते रहेंगे, सवाल आप लोगों के लिए निकल के लगातार आते रहेंगे। बताइए जरा इस सवाल को पढ़िए, 2010 में पूछा हुआ है, किसमें पूछा हुआ है, 2010 में पूछा हुआ है, ये भी 2010 में बोर्ड परीक्षा में आया हुआ सवाल है। चलिए इसको देखिए अब, ठीक, चलिए भाई, चलिए राकेश जी भैया ने बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, बहुत बढ़िया राकेश। अगर आप लगातार हमारे चैनल से पढ़ते रहेंगे तो आप अपने आप में इंप्रूवमेंट देखेंगे, आप अपने आप में इंप्रूवमेंट देखोगे कि सवाल बाहर निकलने नहीं दूंगा, मेरी गारंटी है कि मैं सवाल बाहर जाने नहीं दूंगा। जो सवाल आपको दिखेगा पेपर में वो लगभग वैसा दिखेगा जैसा मैं करा रहा हूँ, या आपको इतनी प्रैक्टिस मैं करा दूंगा कि आपको सवाल जो आएंगे वो बहुत ही बेस्ट दिखेंगे, बहुत ही बेस्ट दिखने वाले हैं इस बार। चलिए चलिए
चलो बताओ 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 कितना आएगा, बताओ, सवाल पढ़ो जल्दी जल्दी। 5 मीटर लंबा तार है, 5 ओम का ही प्रतिरोध वाले विभव मापी के तार में 2 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। विभव मापी की विभव प्रवणता क्या होगी? किसको किसको विभव प्रवणता पता है? किसको किसको विभव प्रवणता पता है कि क्या होता है विभव प्रवणता? विभव प्रवणता के लिए क्या करना होता है बेटा? देखो, विभव प्रवणता के लिए दो काम करने होते हैं, दो काम हम आपको बता दे रहे हैं क्या होता है सूत्र। देखिए याद तो होगा नहीं आप लोगों को। विभव प्रवणता क्या होती है बेटा? विभव प्रवणता होगा बराबर में कितना, किसमें, विभव में परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन। विभव परिवर्तन, विभव परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन। विभव परिवर्तन बटे कितना हो जाएगा बेटा? दूरी परिवर्तन। दूरी परिवर्तन हो जाएगा, विभव परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से सीखिएगा, क्या हो जाएगा? विभव में कितना मतलब कि डेल्टा वी, अब बटे में दूरी परिवर्तन मतलब डेल्टा एक्स। तो ऊपर चुपचाप हमको क्या निकालना है बेटा? विभव निकालना है, और नीचे क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। हमको ये बात पता है, बस ऊपर विभव निकालना है, नीचे दूरी निकालनी है। इसका अनुपात अपने आप हो जाएगा। देखिए कितना दिया है। विभव निकालने का सूत्र पता है क्या आपको? ओम के नियमानुसार अगर देखा जाए, ओम के नियम से देखा जाए तो v बराबर कितना होता है बेटा? ओम के नियम से देखें, ओम के नियम से देखें तो v निकाला जा सकता है। v बराबर कितना होता है बेटा? आई आर होता है। v बराबर कितना हो जाएगा? आई आर हो जाएगा। ठीक है, आई आर हो गया, v बराबर कितना हो गया? आई आर। अब देखो जरा, v निकालने के लिए आई तुमको दिया है क्या? आई दिया है 2 मिली एम्पियर। जब भी मिली एम्पियर देता है 10 घाते -3 से गुणा करके एम्पियर बदल लेते हैं। आर का मान दिया है 5 ओम, 5 ओम, तो कितना बन जाएगा ये बन कितना जाएगा? 10 गुणे 10 घाते कितना आ गया बेटा? -3 आ गया। छोड़ दो अभी इतना छोड़ दो, वोल्ट लिख दो, अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो, मजा आएगा अभी। ठीक है, वी छोड़ दो। दूरी कितना बोटा बेटा? दूरी कितना कर रहा है? 5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। लंबाई है तो दूरी वही ना है, 5 मीटर। तो बताओ जरा, दूरी तुमको पहले से दिया हुआ है तो कितना आएगा? विभव प्रवणता कितनी आ जाएगी बताइए जरा। तो विभव प्रवणता का मान हो जाएगा, आप वी तो निकाल लिए हैं, वी तो निकाल लिए, कितना आया? 10 गुणे 10 घात कितना? -3। अब बटे में दूरी का मान कितना दिया सवाल में? 5 मीटर बोला हुआ है। देखो काट दिया, इसीलिए छोड़े थे उसको। और 2 गुणे कितना आएगा? 10 घाते कितना आएगा? -3 आएगा। 2 गुणे 10 घात -3 देखो केवल इसी में है। और ऑप्शन देखो वोल्ट प्रति मीटर में दिया हुआ है। क्या होता है? वोल्ट। और दूरी किसमें नापेंगे? मीटर में। तो कितना हो जाएगा बेटा? वोल्ट हो जाएगा, और प्रति क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। तो अगर आपको विभव प्रवणता का फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, अगर आपको विभव प्रवणता का सूत्र नहीं याद रहेगा तो कैसे लगा पाओगे बताओ? कैसे लगा पाओगे? अगर विभव प्रवणता का सूत्र नहीं याद रहेगा तो कैसे लगा पाओगे? चलिए, हाँ खुशी ने बहुत सही बताया था, -dv/dx। गुड बेटा, -dv/dx, गुड। चलिए, गोलू यादव ने बहुत सही बताया था, गोलू यादव ने भी सही बताया है। ठीक, चलिए, हमेशा ध्यान दिया करिए सवालों को, हमेशा सवालों को ध्यान दे के लगाइए। बिना ध्यान दिए, बिना कुछ सोचे समझे सवाल नहीं लगाने भाई। बिना कुछ सोचे समझे लगाओगे तो फंस जाओगे। वी का मान निकल गया, लाके रख दोगे, हो जाएगा। चलो देखो, अब देखो सवाल, अब देखो सवाल ऑप्शनल खत्म हुए, अब सवाल ऑप्शन वाले खत्म। और अब क्या ही खतरनाक सवाल आया, जैसे मकड़ी का जाला बना हुआ इस तरीके से, वैसा कुछ सवाल आ गया है। 2019 में और 17 में दोनों में सवाल पूछा गया। 2019 में 17 में दोनों में सवाल पूछा गया। चलिए, दोनों में सवाल पूछा गया। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे आप इस सवाल को। निम्न चित्र से धारा आई का मान निकालना है। इस चित्र से हमें धारा आई का मान निकालना है, और करके आंसर दीजिए। करने के बाद आंसर दीजिए लगातार, बस बिना देखे समझे कोई आंसर नहीं देगा। करने के बाद इसका आंसर सभी बच्चों से चाहिए। इसमें बस हमको लगाना क्या है बेटा? इसमें हमको शांति से अपना जो नियम हम जानते हैं, किरचॉफ का पहला नियम, वही लगाते चले जाइए। किरचॉफ का पहला नियम लगा देंगे, हो जाएगा काम। किरचॉफ के पहले नियम को हम बोलते हैं धारा का नियम, धारा का नियम। और हमको एक बात धारा के नियम बस याद रखनी है कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, आने वाली धारा, आने वाली धारा, अब बराबर क्या रहेगा? बराबर जाने वाली धारा, जाने वाली, जाने वाली धारा, जाने वाली धारा। और एक बात याद रखिए, जब भी आने वाली धारा रहेगी तो आने वाली धारा को हमेशा धनात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? धनात्मक बोलते हैं, धनात्मक। और जाने वाली धारा को क्या बोलते हैं? जाने वाली धारा को ऋणात्मक कहा जाता है, मतलब माइनस में बोला जाता है। ये बात मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, ताजा ताजा बात नहीं है, बहुत बासी बात हो चुका है अभी। ठीक है, बहुत पहले बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं क्या कह रहा हूं, देखिए अब मैं क्या कह रहा हूं, जरा फिगर में आइए, फिगर में आइए। देखिए क्या है, 2 एम्पियर की धारा आ रही है, जंक्शन यहाँ है, 2 एम्पियर की धारा आ रही है, यहां से भी 2 एम्पियर की धारा आ रही है, लेकिन 1 एम्पियर की धारा जा रही है, और I1 धारा जा रही है, जा रही है ना। तो कौन कौन आ रहा है और कौन कौन जा रहा है उसी का बराबर कर दो। अगर हम बिंदु P की बात करें, अगर हम बिंदु P की बात करें तो बिंदु P पर, बेटा बिंदु P की बात करेंगे तो बिंदु P पर हमको क्या मिल रहा है? देखो P पर क्या मिल रहा है? दोनों धाराएं आ रही हैं, तो आने वाली धारा दोनों क्या रहेंगे बेटा? 2 + 2 हो गई। अब बराबर जाने वाली कौन कौन सी धारा है? 1 प्लस क्या बेटा? I1 है।
एक प्लस कितना है I1 है। आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा लिखा है ना, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो आने वाली धाराओं को मैंने जोड़ दिया 2 + 2, जाने वाली धारा हो गई 1 + I1 हो गया। यहाँ से 4 हो जाएगा, 1 + I1 आ जाएगा और I1 का मान यहाँ से 4 - 1 मतलब कितना आ जाएगा 3 एम्पियर आ जाएगा। मतलब यहाँ से I1 का मान कितना है बेटा 3 एम्पियर आया, ये 3 एम्पियर है। अब बताओ जरा ये I1 जो है, ये जो I1 है वो 3 एम्पियर आ गया, 3 एम्पियर आ गया। अब कौन कौन आ रहा है और कौन कौन जा रहा है, देखो बिंदु Q की बात करो, अगर बिंदु Q पे देखो तो ये I1 आ रहा है लेकिन I2 और I2 और 1 एम्पियर से बाहर जा रहे हैं, बाहर। अब बिंदु Q की बात करते हैं, अब बिंदु Q पर चलते हैं, बिंदु Q पर चलते हैं तो देखते हैं बिंदु Q पर क्या मिलता है हमको। देखिए बिंदु Q पर क्या मिलेगा, I1 नाम की धारा आ रही है और ये बराबर होगी जाने वाली धारा के, मतलब 1 और I2 के बराबर होगा। तो I2 और 1 के बराबर होगा। अब देखो I1 का मान तुम्हारे पास है 3, कितना बेटा 3 है, 3 रखो, I2 आ गया प्लस कितना आ गया 1 आ गया, मतलब I2 का मान 3 - 1 कितना एम्पियर आएगा 2 एम्पियर आएगा। कितना आएगा बेटा 2 एम्पियर आएगा। तो I2 का मान 2 एम्पियर आ गया। तो हम कह रहे हैं कि यहां से इसका मान कितना हो गया 2 एम्पियर हो गया, इसका मान 2 एम्पियर हो गया। अब देखो I2 वाली धारा बिंदु R की बात करें अगर, अब बिंदु R की बात करें तो बिंदु R पर क्या हो रहा है, बिंदु R पर अगर चले तो R पर क्या हुआ है, R पे धाराएं कुछ आ रही है कुछ जा रही है। कौन कौन आ रही है, देखो I2 R की तरफ आ रहा है, ये वाला भी R की तरफ आ रहा है, लेकिन ये दोनों R से जा रहे हैं। तो ये जो आ रहा है कौन आ रहा है, I2 आ रहा है, लिखिए I2 आया और कौन आया बेटा 1 एम्पियर का आया, 1 एम्पियर आया, बराबर किसके होगा, जाने वाली धारा कौन कौन सी है, I है और 1.2 है, I है और 1 पॉइंट कौन है 2 है। I2 का मान आपके पास 2 है, यहाँ पर रखिए 2 प्लस कितना हो गया 1 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा I हो जाएगा प्लस 1.2 हो जाएगा। 2 1 हो गया 3, 3 में से 1.2 घटा देंगे तो क्या बचेगा बताइए, 3 में से 1 घटाइए 2 और 2 में से 0.2 घटाओगे तो I का जो मान आएगा वो आएगा 1.8 एम्पियर। कितना आएगा बेटा 1.8 एम्पियर आएगा और यही आपके लास्ट वाली धारा का मान होगा, यही आपके लास्ट वाली धारा का मान होगा। 2.8 नहीं भाई 1.8, 1.8 ठीक है, 1.8 2.8 नहीं, ठीक 2.8 होगा। चलिए ठीक है, चलिए गोलू यादव बहुत बढ़िया। चलिए 2.8 नहीं होगा 1.8 होगा। 18 12 30 होता है ना, 18 12 जोड़ने पर 30 आता है ना, तो 1.8 आएगा। यहां से हमको I का मान अपने सवाल से मिल गया, I का मान सवाल से मिल गया 1.8 एम्पियर की धारा यहां से निकल के जाएगी। और ये सवाल 2 बार पेपर में पूछा गया, 2019 में और 2017 में। 2019 में और 2017 में ये सवाल 2 बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। ठीक है चलिए, हाँ बस घटाना सही है भाई, लास्ट में ऐसा ना हो कि सब काम सही करो और जाके लास्ट में आंसर गलत लिख दो। लास्ट में पता चला 3 में से 1.2 घटाने मिल गया तो उसको घटाने में घटाना गलत करके आ गए, तो वहां नहीं करना है गलती। देखिए सवाल आया हुआ था बोर्ड में और कितना बढ़िया सवाल था, केवल धारा का नियम लगाते चले गए और सवाल हो गया, यही किरचॉफ का नियम था। चलिए देखिए यहां से आपके न्यूमेरिकल शुरू होते हैं। अब बहुविकल्पी वाले सारे सवाल खत्म हुए, बहुविकल्पी सारे सवाल खत्म हुए। यहां से आपकी अब जो होंगे यहाँ से आपके न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे, न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे और न्यूमेरिकल थोड़े अच्छे होंगे, एकदम घटिया न्यूमेरिकल नहीं होंगे। ये भी बोर्ड पेपर में आए हुए सारे के सारे न्यूमेरिकल रहेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन लाए जो बोर्ड में नहीं आएंगे लेकिन उनके चांसेस रहेंगे कि वो अब आ सकते हैं, चांसेस रहेंगे आ सकते हैं, इसलिए ज्यादातर सवाल इस तरीके से करके जाइए पेपर में। हाँ देखो ऐसे, इसीलिए मैं बोल रहा था, इसमें पता चला इसमें सारा गणित तुम ढेर किरचॉप 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 कर लिए बीच में, और जब बात आई एकदम बचपन वाली कहानी करने की तो बचपन में कहानी हुई नहीं, घटाना गलत कर दिए। घटाना गलत कर दो, एग्जामिनर देखेगा आंसर भी नहीं आया, काट दो पूरा का पूरा, इसका पूरा काट देगा भाई। तुम कहो किरचॉप हर जगह सही लगाया तो लास्ट में घटाए गलत, वहां नंबर कट गया, कट जाएगा ही, कट जाएगा ही। ठीक है देखो आगे, चलो इस सवाल को देखते हैं। एक चालक तार है जिसमें 6.4 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब धारा का मान आपको दिया है 6.4 एम्पियर, 6.4 एम्पियर धारा का मान दिया है। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, आप जब फॉर्मूला पढ़ते थे I बराबर NeAVD, ये पढ़ते थे, ये फॉर्मूला किसको किसको याद है, ये फॉर्मूला किसको किसको याद है, बताओ जल्दी बताओ। ठीक है जल्दी बताओ, ये फॉर्मूला किसको किसको याद है। ठीक है आयुष याद है, बाकी और लोगों को याद है फॉर्मूला ये I बराबर NeAVD, भाई याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा वरना पिट जाओगे तुम लोग, वरना पिट जाओगे भाई। ये नहीं याद रखो तो क्या याद रखोगे। N बराबर क्या होता है बेटा, संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति मीटर क्यूब, याद रखिएगा प्रति मीटर क्यूब, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति मीटर क्यूब में होती है, मीटर क्यूब में होती है। अच्छा बताओ, अगर हम N को ना बोल करके NA तुमसे पूछें तब, N के बगल में A लगा दें, मतलब क्षेत्रफल लगा दें,
तो n का मात्रक क्या होगा, n का मात्रक होगा खाली संख्या, संख्या बटे कितना होता है बेटा मीटर क्यूब, n का मात्रक होता है n संख्या बटे मीटर क्यूब। अब लेकिन क्षेत्रफल का मात्रक भी बगल में आएगा, कितना आएगा बेटा मीटर का स्क्वायर आएगा ना, तो मीटर क्यूब से मीटर कट जाएगा तो क्या आएगा संख्या बटे के मीटर आएगा, संख्या बटे क्या आएगा बेटा मीटर आएगा। अब तुम सोचोगे सर ये सब पंचायत आप क्यों बता रहे हैं, ये सब क्यों बता रहे हो, देखो क्या है बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति मीटर आई है, प्रति मीटर आई है, मतलब वो n का मान नहीं है, किसका मान है बेटा Na का मान है, बताओ सही है कि नहीं है। अगर संख्या प्रति मीटर क्यूब देगा तो n का मान रहेगा, अगर प्रति मीटर देगा खाली 2 मीटर स्क्वायर से 3 मीटर स्क्वायर कट गया होगा, खाली 1 मीटर नीचे बचा होगा और वो Na का मान होगा न कि n का मान होगा। क्यों बताया मैंने ये सब पंचायत, क्योंकि यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या लिखी गई है वो 8 × 10⁻24 प्रति मीटर लिखी गई है, न कि मीटर क्यूब लिखी गई है। अगर प्रति मीटर क्यूब लिख देगा, अगर प्रति मीटर क्यूब बोल देगा, ठीक है, अगर प्रति मीटर क्यूब लिख दिया जाएगा तो सिंपल सी बात हो जाएगी, ठीक है, हाँ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर प्रति मीटर क्यूब करते तो वो हमारा n का मान होता, अगर प्रति मीटर है खाली इसका मतलब वो हमारा Na का मान दिया हुआ है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ बात समझ में आई ना, लॉजिक है सवाल में, है ना भाई लॉजिक सवाल में। चलिए चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए देखिए अब क्या दिया है आपको, क्या बोला मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है 8 × 10⁻24। बच्चे क्या करते हैं एरिया का मान निकालने के लिए अलग से सोचते हैं भाई एरिया तो दिया ही नहीं अब क्या करें, एरिया गायब हो गया, एरिया गायब हो गया, उनको पागल को पता चलता नहीं कि मात्रक देखो मात्रक क्या दिया है, अगर संख्या प्रति मीटर क्यूब देगा तब ना n का मान देगा, जब वो खाली मीटर दिया है तुम्हारे दिमाग में क्यों क्लिक नहीं कर रहा है कि मीटर क्यूब है और यहाँ खाली मीटर दिया है, 2 मीटर कहाँ गया, 2 मीटर और कहाँ गए, 2 मीटर एरिया वाले से कट गए भाई, एरिया से कट गए, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हमको Na का इकट्ठा मान दिया है सवाल में कितना 8 × 10⁻ कितना बेटा 24 और प्रति कितना मीटर, प्रति मीटर की बात कर रहा है, प्रति मीटर की बात कर रहा है, बात समझ गया ना, बात समझ गया, मिटा नहीं रहा हूं उसको रखा रहूंगा, बाद में तुम देखना अपने से, ठीक है। क्या पूछा आपसे, अनुगमन वेग का मान पूछ रहा है, अनुगमन वेग का मान पूछ रहा है, निकाल दिया जाएगा, मतलब Vd का मान पूछ रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या बोलते हैं बेटा ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। अनुगमन वेग का मान आपसे पूछ रहा है, चलिए Vd का मान निकालना, आई का मान पता है, Na का मान पता है, सब कुछ तो पता ही, रख देते निकल जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है, आई बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है NeAVd फॉर्मूला होता है, तो अगर मैं यहाँ से Vd निकालूंगा तो आई बटे क्या आ जाएगा NeA सब आ जाएंगे, NeA सब आ जाएंगे। अब मैं यहाँ से मान रख देता हूँ, आई का मान कितना दिया, आई का मान 6.4 एम्पियर। बताओ जरा n और a का इकट्ठा मान कितना है, 8 × 10⁻ कितना बेटा 24। अब खाली बचेगा कौन, e बचा होगा, तो e का मान तो दुनिया जानती है 1.6, 10 कितना -19, सबको पता है। अब देखिए जरा कितना आएगा, अगर मैं काटने का प्रयास करूं तो 8 से काट दूं कितनी बार में, 0.8 बार में काट देंगे, 0.8 बार में इसको काट देंगे, कट जाएगा। अच्छा बताइए 24 और -19, अच्छा बताओ 0.8 और 1.6, 10 से ऊपर 10 से नीचे गुणा करेंगे तो 8 बटे 16 बचेगा, खाली कितना बचेगा बेटा 8 ऊपर बचेगा, 8 ऊपर बचेगा, नीचे क्या आ जाएगा बेटा 16 आ जाएगा, 10 से गुणा करोगे तो दशमलव इसका हट जाएगा। अब यहाँ 10⁻24 10⁻−19 मतलब 10 कितना बचा होगा बेटा 5 बचा होगा, 24 में से 19 गया 5 बचा। अब इसको काट दो, 8 दूनी का 16, क्या आएगा 8 1 8, 8 दूनी 16, मतलब 1/2 बचा और 10 कितना आया 5 आया। क्या करोगे 2 से अगर भाग दोगे तो 1/2 का मतलब होता है 0.5, कितना होता है बेटा आधा होता है, और यहाँ 10 कितना आ जाएगा ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा। अब इसको लिखना है तो 5 × 10 कितना लिख सकते हो, -6 लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। Vd का मान आ गया, Vd क्या है बेटा वेलोसिटी है, Vd क्या है वेलोसिटी होती है, वेग होता है, और वेग को नापते किसमें बेटा मीटर प्रति किसमें सेकंड में नापते हैं। तो बताओ कितना आया 5 × 10⁻−6, 5 × 10⁻−6, ठीक है बताइए आया सही, किसका किसका आंसर एकदम सही आया है, किसका किसका आंसर एकदम सही आया है। चलिए जिसका आंसर एकदम सही है बहुत बहुत बधाई भाई कि आप सवाल लगा लेंगे, आप सवाल लगा लेंगे और सवालों में ये सब चीज आप पकड़ लेते हैं ना, अगर आप सवालों में ये सब चीज पकड़ने लगेंगे जो मैंने बताया मीटर स्क्वायर वाला, बहुत बच्चे अपने दोस्तों मित्रों में आप ट्राई करिएगा, देखिएगा जो लोग कहीं पढ़ रहे होंगे ना, बहुत अच्छी जगह कोचिंग पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं वहां पढ़ रहे, बहुत फ्लैक्स मार रहे होंगे कि हाँ हमको भाई सब आता है, उनसे पूछेगा कि ये संख्या प्रति मीटर का क्या लॉजिक है, भाई ए कहाँ गया, उनसे पूछेगा ए कहाँ गया, सब उतर जाएगा दिमाग से, सब उतर जाएगा दिमाग से, सबको किसी को याद नहीं आएगा कि संख्या प्रति मीटर में वो ए कहाँ गया, ठीक है। चलिए सवाल लगाएंगे आ जाएगा सवाल, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब ये सवाल देखिए, अब ये सवाल देखिए, सवाल बड़ा है, सवाल पढ़िए पहले, सवाल बड़ा है लेकिन सवाल को पढ़िए। चलिए चलिए कंचन सिंह भदौरिया अभी क्लास में, चलिए पढ़िए बेटा सवाल को पढ़िए। 4 × 10⁻−3, 4 × 10⁻−3 मीटर चौड़े, 25 × 10⁻5 मीटर मोटाई का और 6 × 10⁻2 मीटर लंबा एक एन टाइप सिलिकॉन के नमूने तार की लंबाई,
कोई बात नहीं, एन टाइप सिलिकॉन को भूल जाइए, अभी आप फिजिक्स का सबसे आखिरी चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, सब बाद में आएगा। वोल्टता लगाने पर 4.8 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो जाती है, तो धारा घनत्व का मान पूछा है, यानी कि आपसे जे का मान पूछा है, धारा घनत्व पूछा है आपसे, जे कितना आएगा। और यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 10⁻22 प्रति मीटर क्यूब हो, अब बताओ बच्चे, अब बताओ बच्चे, अब ये मान जो दिया है एन का, वो किसका मान दिया है, एन का मान दिया है कि एन ए का मान दिया है, कौन बताएगा, बताइए। चलो भाई शिवम पांडे, तुम्हारा नाम भी ले लिया जाए, चलिए तुम्हारा नाम भी ले लिया जाए, ठीक है, शिवम पांडे जी, इनके साथ फेमिनिज्म हो जाएगी भाई, इनका नाम ले लीजिए, सब लोग एक बार शिवम पांडे जी का नाम ले लीजिए प्लीज। सबसे रिक्वेस्ट है, गोलू, शुभम, आयुष, शिफुर आर्मी, एक बार प्लीज शिवम पांडे जी का नाम ले लीजिए आप सभी लोग, बाकी लोग भी ले लीजिए, लड़कियां हैं वो लोग भी नाम ले ले एक बार, शिवम पांडे जी को कहीं फेमिनिज्म ना महसूस हो जाए, ठीक। मेरे लिए सब बराबर हैं, मेरे लिए सब बराबर है भाई। तो नमूने की पूरी लंबाई को तय करने में इलेक्ट्रॉनों को कितना समय लगेगा, देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लेगा, इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लेगा जाने में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लेगा जाने में, वही चीज निकालनी है, ठीक है। चलिए अब ठीक हो शिवम, चलो अब शिवम ठीक हो गए तुम, अब ठीक हो ना, अब कहना मत कि 4-5 बार तुम्हारा नाम नहीं लिया गया, तुमको बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है भाई। चलो देखो देखो, ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं, फेमस भी हो जाओगे, फेमस हो गए, चलो यही होता है, फेमस हो गया, आप शिवम का नाम सबको याद रहेगा कि शिवम पांडे नाम का लड़का कोई था, ठीक। लेकिन ये ट्रिक सबको ही नहीं लगाएगा भाई, सब लोग ये वाली ट्रिक मत लगाना। चलो देखो, 4×10⁻³ चौड़ाई है, 25×10⁻5 मोटाई है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, एरिया निकालने के लिए क्या करना होता है, एरिया निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई का गुणा कर दें, चाहे चौड़ाई ऊंचाई का गुणा कर दें, किसी भी दो लोगों का गुणा करोगे तो हमेशा एरिया निकल जाएगा। मतलब हम क्या करना चाहते हैं, देखो ये करना चाहते हैं, एरिया निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए चौड़ाई का और मोटाई का इस्तेमाल कर ले, तो 4×10⁻³ मीटर और 25×10⁻5 मीटर, -5 मीटर, इतना रख करके हम यहाँ से एरिया निकालना चाहते हैं। 25 चौका कितना होगा बेटा, 100 हो गया, 100 हो गया, 10⁻³ 10⁻5 मतलब 10⁻8, और यहाँ बचेगा कितना, 10⁻6 बचेगा, यही आपका एरिया आएगा, किसमें आएगा बेटा, मीटर के स्क्वायर में आएगा। आ गया एरिया। क्या पूछा है, लंबाई को रखो बराबर में, लंबाई काम आएगा अभी, लंबाई को रखो किनारे, लंबाई अभी काम आने वाला है, 10⁻2 मीटर, ठीक है, लंबाई किनारे रखो, काम आएगा अभी। क्या पूछा है आपसे, नमूने की लंबाई के बीच वोल्टता लगाने पर 4.8 मिली एम्पियर की धारा जा रही है, धारा कितने की जा रही है बेटा, 4.8 मिली एम्पियर की धारा जा रही है, 4.8 मिली एम्पियर की धारा जा रही है। तो कोई बात नहीं, देखिए धारा घनत्व का मान पूछा है, तो जे बराबर फॉर्मूला होता है बेटा NeVd, सब कुछ निकलवा के मैंने रखा हुआ है, ये सब कुछ मैंने निकलवाया हुआ है, जे बराबर फॉर्मूला होता है NeVd, कितना होता है NeVd। अब यहां से अगर आपको जे निकालना है, तो देखो एन का मान, ई का मान, वीडी का मान, अच्छा जे तो पता ही नहीं है, जे तो पता ही नहीं है ना, जे निकालने के लिए एक फॉर्मूला और होता है मेरे पास, कौन सा होता है बेटा, देखो I/A होता है, ये पता, क्योंकि हमको जो जो पता है उसी से निकालेंगे ना, बाकी से कैसे निकाल लोगे, जो पता है उसी से निकाल पाओगे बस। तो जे बराबर आई का मान कितना है बेटा, आई का मान 4.8 है, तो 4.8 और 10 घाते कितना हो जाएगा बेटा, -3, क्योंकि मिली एम्पियर में है तो एम्पियर के लिए -3 करना पड़ेगा। अब बटे में क्षेत्रफल का मान कितना, देखिए क्षेत्रफल का मान आया 10⁻6, 10⁻6। अब देखो तो जे बराबर क्या हो जाएगा, जे बराबर क्या हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर, तो 4.8 10⁻3 और 10 घात कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 8 आ गया, और यहाँ कितना आएगा, 10⁻3 बचेगा, बचेगा 3। अब बताओ 10⁻3 का मतलब होता है 1000, 10⁻3 का मतलब होता है 1000, 1000 में से एक जीरो लोगो तो 48 आ जाएगा, और 2 जीरो बचेगा, मतलब 4800 आएगा, कितना है बेटा, 48 आ जाएगा, बचे में 2 जीरो बच जाएंगे। जे का मान आ गया, कोई बता सकता है जे का मात्रक क्या लिखें, बताइए जे का मात्रक क्या लिखें, बताइए जे का मात्रक क्या लिखा जाए बेटा, बताओ, बताओ जरा जे का मात्रक क्या लिखें, हाँ एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, बहुत बढ़िया बेटा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर ना, जे बाई ए होता है ना, I/A, तो ए एम्पियर का हो गया, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर कितना लिखेंगे, एम्पियर प्रति क्या लिखोगे बेटा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर का स्क्वायर लिखोगे, तो जे का मान आ गया। धारा घनत्व का मान पूछा था, धारा घनत्व निकाल दिया, धारा घनत्व का मान पूछा था वो हमने निकाल दिया। बोल रहा है यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व 10⁻22 प्रति मीटर क्यूब हो,
तो नमूने की पूरी लंबाई को तय करने में इलेक्ट्रॉनों को कितना समय लगेगा। आपको पता है कि धारा को जब अनुगमन वेग मिल जाता है इलेक्ट्रॉनों को तो इलेक्ट्रॉन चलना प्रारंभ करते हैं। तो पूरी लंबाई चलने में कितना समय लगा होगा, तो समय बराबर क्या करना होता है बेटा, समय बराबर करना होता है दूरी बटे चाल। याद है ना, समय बराबर क्या करना होता है, दूरी बटे चाल। चाल निकालने के लिए कौन सी चाल है इलेक्ट्रॉनों के पास, इलेक्ट्रॉनों के पास जो चाल होती है उसको अनुगमन वेग कहते हैं, वीडी बोलते हैं। तो पहले आपको वीडी निकालना होगा, दूरी निकालने के लिए क्या निकालना होगा, वीडी निकालना होगा, तब जाके आप समय निकाल पाओगे। और दूरी, दूरी आपको पहले लंबाई दी गई है। देखिए अब यहां से निकालिए आप वीडी का मान, फॉर्मूला जानते हैं, जे बराबर कितना होता है, जे बराबर होता है एन ई वीडी। कितना होता है, एन ई वीडी होता है जे बराबर। जे का मान आपको मिल गया है, जे का मान मिल चुका है आपको 4800। अब रखिए यहाँ पे 4800, एन का मान दिया है सवाल में, एन बोल रहा है 10 घात 22, 10 घात कितना है 22 है, और यहाँ हो जाएगा 1.6, 10 घात कितना हो जाएगा -19, और यहाँ से बचेगा आपका वीडी। वीडी का मान निकालना होगा तो निकाल सकते हो यहाँ से 4800, अब बटे में कितना आ जाएगा, सब नीचे आ जाएगा, 10 घाते हो जाएगा 22, और यहाँ हो जाएगा 1.6, 10 घात -19, यहाँ से वीडी का मान निकल के आ जाएगा 4800। 4800 बटे में, देखिए बटे में क्या होगा, 1.6 को छोड़ दो कितना बचा, 10 घात 22 है, 19 है, घटाओ 3 बार बचेगा, 10 घाते 3 बचेगा। हम ये कह रहे हैं क्यों 10 घात 3 बचाना क्यों है, 10 घात 3 बचाना क्यों है, यहाँ से एक जीरो दे दो, इसको 16 बन जाए, और 2 जीरो बचेगा, बराबर में लगा दो, 1600 कर दो, 1600 से काटो बेटा 3 बार में कट जाएगा, मतलब वीडी का मान कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। अच्छा बताओ, वीडी वेलोसिटी है, वेग है, तो मीटर प्रति सेकंड में नापेंगे, तो वीडी का मान आ गया 3 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ गया, 3 मीटर प्रति सेकंड आ गया। आपको क्या निकालना है बेटा, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है समय, और समय बराबर क्या होता है, मेरे पास फॉर्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटे कितना होता है, चाल होता है। दूरी का काम कौन करेगा, तार की पूरी लंबाई, तार की लंबाई हमारा दूरी का काम करेगी, और चाल का काम कौन करेगा बेटा, वीडी, मतलब कि अनुगमन वेग। कौन, अनुगमन वेग को और क्या बोलते बता सकते हो क्या, कोई बताएगा, अनुगमन वेग को और एक किस नाम से बोलते हैं, अनुगमन वेग को और एक किस नाम से बोलते हैं, बताओ बताओ। बताइए, भाई अनुगमन वेग को पलायन वेग थोड़े बोलते हैं, अनुगमन वेग को पलायन वेग बोलने की जरूरत नहीं है भाई, उसको पलायन वेग कैसे बोलेंगे। बताइए, पलायन वेग थोड़े बोलते हैं, अपवाह वेग बोलते हैं। नाम भूल गए तुम सबके सब यार, ठीक है, नाम भूल गए सबके सब। अनुगमन वेग बोलते हैं चाहे अपवाह वेग बोलते हैं, नाम सबके सब भूल गए। पढ़ाई एकदम तुम लोग की जीरो हो गई है, पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग, ठीक है, तुम लोग पढ़ाई एकदम नहीं कर रहे हो। समय टी बराबर क्या आएगा बेटा, तार की लंबाई, तार की लंबाई क्या है, देखिए 6 गुणे 10 घात -2, 6 गुणे 10 घात कितना हो गया, -2 हो गया, और अनुगमन वेग का मान निकाल के लाए वहां पे 3 आया ना, 3 आया, काटोगे तो कितना आएगा बेटा, 2 गुणे 10 घात कितना आएगा, -2 आएगा। और समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। बताओ आ गया समय, समय भी निकाल दिया, समय भी निकाल दिया है, 2 गुणे 10 घात कितना, -2, अपवाह वेग बोलते हैं, नाम भूल जाते हो, ठीक है। चलिए 2 गुणे 10 घात -2, नाम भूलो मत, नाम भूलो मत, पूरा याद रहना चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे अच्छा, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे अच्छा। देखिए चलिए, समय बराबर निकाल दिया, समय निकाल दिया, यहाँ से मैंने धारा घनत्व का मान निकाल दिया, सारी ही चीजें निकल गई हैं, और कुछ सवाल में बचा नहीं, और कुछ सवाल में बचा नहीं, सवाल नंबर 2 था ये हमारा आज का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ सवाल पे दिमाग आप भी लगाइए, कुछ सवालों पे दिमाग आपका भी लगना चाहिए। बता दीजिए जरा इस सवाल को पढ़ के, 2008, पुराना सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है, सवाल पुराना है लेकिन कॉन्सेप्ट पुराना नहीं है, कॉन्सेप्ट अच्छा है। 1 मीटर लंबी धात्वीय छड़ के सिरों के बीच 2 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। यदि धातु की प्रतिरोधकता 50 गुणे 10 घात -8 ओम मीटर हो तथा इसमें 5 गुणे 10 घात 24 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब हो, तो छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग की गणना करनी है। औसत अनुगमन वेग की गणना करनी है, यानी वही अनुगमन वेग निकालना है, अपवाह वेग वीडी निकालना है। सब जो जो दिया है पहले वो लिखिए। 1 मीटर लंबी धात्विक छड़ है, 1 मीटर लंबाई है, धातु के सिरों के बीच 2 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है, 2 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है, 2 वोल्ट का विभवांतर है। धातु की प्रतिरोधकता मतलब रो का मान दिया है 50 गुणे 10 घात -8, 50 गुणे 10 घात -8 ओम मीटर, किस बेटा ओम मीटर में दिया हुआ है, तथा इसमें 5 गुणे 10 घात 24 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब है। क्या है बेटा, मीटर क्यूब, देखो प्रति मीटर क्यूब है, मतलब पूरा एन का मान दिया हुआ है, पूरा एन का मान कितना दिया, 5 गुणे 10 घात 24, 5 गुणे 10 घात 24। तो छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग की गणना करिए, मतलब वीडी का मान हमको बताना है। बताइए, जो जो मैंने लिखा फॉर्मूला देख के
जो जो मैंने फॉर्मूला देख के लिखा वो ताबड़तोड़ लिखा है कि नहीं, मतलब बढ़िया लिखा है ना, बताइए सब कुछ सही लिखा है। चलिए बहुत बढ़िया, भरत समझिया बहुत बढ़िया बेटा, अगर बताया था तो बहुत बढ़िया बताया था। चलिए ठीक है, चलो कोई बात नहीं बेटा। ठीक है बताइए, अब किसी को दिक्कत है इसमें, बताइए किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे आप लोग। मैंने कल ही बोला हुआ था ना, मैंने कल ही बोला हुआ था कि कमेंट सेक्शन में कोई मजाक नहीं, या कोई पढ़ाई से रिलेटेड बातें करिए, बस पढ़ाई से रिलेटेड बातें करिए, बाकी बकवास करने की जरूरत नहीं है। ठीक, जब हमें लगेगा कि मेरे बच्चे अब डिस्टर्ब हो रहे हैं, जब मुझे लगेगा किसी के माध्यम से मेरे बच्चे अब डिस्टर्ब हो रहे हैं, तब मैं एक्शन लेता हूँ, तब मैं एक्शन लेता हूँ, और मैंने एक्शन ले लिया है, आप सभी को दिख जाएगा मैंने एक्शन ले लिया है। ठीक है चलिए 1 मीटर लंबी धात्विक छड़ों के बीच 2 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। यदि धातु की प्रतिरोधकता का मान दिया हुआ है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है ना, चलिए बिल्कुल 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 डन बेटा, डन डन, चिंता मत करिए, हो चुका है हो चुका है हो चुका है हो चुका है। ठीक, आ जाते हैं आ जाते हैं, ऐसे भटकते भटकते कहीं ना कहीं से मुसाफिर कहीं ना कहीं तो पहुंचते ही हैं। ठीक है, भटकते भटकते मुसाफिर कहीं ना कहीं तो पहुंचते हैं, और हमारे पास पहुंचेंगे तो उनकी क्लास तो लगा ही दी जाएगी। ठीक, अगर मुसाफिर भटकते भटकते हमारे पास पहुंच गए तो उनकी क्लास तो लगा ही दी जाएगी, क्लास लगा दी गई है, इसलिए बस पढ़ते रहिए। जैसे ही बच्चों चिंता मत किया करो, जैसे मुझे लगेगा कि हाँ, तो मैं पूरा ध्यान पढ़ाने पे रखता हूँ, जब मुझे लगेगा कि हाँ मेरे बच्चे अब डिस्टर्ब हो रहे हैं तो मैं एक्शन लेता हूँ, तो मैं एक्शन लेता हूँ, और वहीं काम खत्म, वहीं काम खत्म। चलिए रूपम शर्मा भी क्लास में आ चुके हैं, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए अब डिस्टर्ब नहीं होंगे आप लोग। देखिए क्या निकालना है, औसत अनुगमन वेग की गणना करनी है। ये गणना करने के लिए आप लोग बेटा रो वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो रो इसमें दिया हुआ है, फॉर्मूला जानते हो, आई बराबर कितना होता है, NEAVD, ये फॉर्मूला तो हमेशा के लिए होता है, जानते ही हो। हम लोग ओम के नियम से क्या जानते हैं, V बराबर आई आर, तो आई बराबर क्या जानते हो बेटा, V बटे आर होता है। आई बराबर क्या होता है, V बटे आर होता है, तो आई बराबर V बटे आर का मतलब होगा यहां से हो जाएगा V बटे कितना, आर हो जाएगा, V बटे आर हो जाएगा। अब बराबर में कितना हो जाएगा, NEAVD हो जाएगा, VD हो जाएगा। कहीं सवाल में आर नहीं दिया लेकिन रो दिया है, एल दिया है, तो हम रो और एल का भी तो नियम जानते हैं। आर बराबर होता है रो एल बटे कितना बेटा, ए होता है। तो आर का मान यहां रख देंगे नीचे, आर का मान नीचे रख देंगे तो कितना बन जाएगा, रो बन जाएगा, एल बटे ए आ जाएगा। अब बराबर में क्या आ जाएगा, NEAVD आ जाएगा, NEAVD आ जाएगा। अब यहाँ देखो तो ये पलट जाएगा, ये पलट जाएगा, ऊपर कितना बन जाएगा, रो, हाँ V बन गया, ऊपर जाके ए हो गया, रो हो गया, एल हो गया, बराबर में क्या रहेगा, NEAVD रहेगा, NEAVD रहेगा। अब देखो जरा तो क्या क्या कट जाएगा, देखिए ए से ए कट जाएगा, कट जाएगा। VD का मान निकल सकता है यहाँ से VD का मान कितना आ जाएगा बेटा, VD का मान N ही आ जाएगा नीचे, तो V बटे रो हो गया, L हो गया, N हो गया, E हो गया कि नहीं। VD का मान कितना हो गया, V बटे N ही हो गया, रो हो गया, L हो गया, सही है यहाँ तक, ठीक है। अब सारे मान आपको पता होंगे, देखिए अब सारे मान आपको पता है। V का मान क्या है, V का मान 2 वोल्ट है, रखिए 2 वोल्ट। अब बटे में कितना है बेटा, बटे में क्या है, रो है, रो का मान क्या है, 50 गुणे 10 घात माइनस 8, 50 गुणे 10 घात कितना बेटा, -8 हो गया, -8 हो गया। अब गुणे गुणे एल, लंबाई का मान कितना दिया है, 1 मीटर दिया है, लंबाई का मान 1 मीटर। एन का मान कितना दिया सवाल में, 5 गुणे 10 घात 24, यहाँ लिखेंगे 5 गुणे 10 घात कितना बेटा, 24 कर देंगे, 24 कर देंगे। और इलेक्ट्रॉन का मान तो दुनिया जानती है, इलेक्ट्रॉन का मान सबको पता होता है, 1.6 10 घात कितना हो गया, -19 हो गया। अब बताओ कौन कौन इसका कैलकुलेशन कर सकता है, कौन कौन इसका कैलकुलेशन कर सकता है, कौन कौन बच्चे इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है बताइए। चलिए आदर्श बोल रहे रिकॉर्डेड देखते हैं, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन गुणा भाग तो सबको आना चाहिए, गुणा भाग सबको आना चाहिए, गुणा भाग में कोई पीछे ना रहे भाई। देखो गुणा भाग करना है, चलिए करिए, देखिए कितना आएगा, क्या आएगा, VD का मान, VD का मान कितना हो जाएगा बेटा, VD का मान कितना हो जाएगा, 2 बटे कितना हो जाएगा बेटा, 2 बटे में क्या क्या बचा यहाँ लिख देते हैं पहले, 2 बटे, फिर कैलकुलेशन साफ सुथरा करेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। 50 गुणे 10 घात -8, 50 गुणे 10 घात कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, 10 घात -8 हो गया। 5 गुणे 10 घात 24 हो गया, भाई एक का कोई मतलब नहीं है ना, एक का कोई मतलब नहीं है बीच में, 5 गुणे 10 घात 24, हम लोग कितनी आसानी से कह देते हैं ना, एक का कोई मतलब नहीं है, एक का कोई मतलब नहीं है। 1 लाख रुपए में से एक घटा दे तब, 1 लाख रुपए में से वही एक हटा दें आगे वाला तो क्या होगा,
5 गुणे 10 घात 24, 1.6 गुणे 10 घात -19, 1.6 गुणे 10 घात कितना हो गया, माइनस का 19 हो गया। बस इसी का सोल्यूशन करिए, अब इसी का सोल्यूशन पूरा करिए, कितना बचता है। वीडी का मान निकालेंगे, 2 बटे कितना करेंगे, 5 पंजे 25 हो गया, मतलब 250 बन गया। 5 पंजे 25 मतलब 250, 250 का गुणा 1.6 में करना होगा आगे। पावर में कितना बचा, देखिए पावर में कितना बचा, 8, 19, 19 और 8 कितना हो गया, 27 हो गया, और यहाँ 24, 10 घात -3 बच जाएगा, 10 घात -3। अच्छा 10 घात -3 को ऊपर लेके चलते हैं, तो 10 घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्लस में, और नीचे देखो यहाँ बेटा 25 कर दो, इसका एक जीरो ले लो, इससे एक जीरो इसमें बेच के इसको 16 कर दो। सही है कि नहीं, एकदम सही है ना। देखो कितना आएगा, कैलकुलेशन को इतना आसान बनाओ ना, इतना आसान बनाओ कैलकुलेशन को, कुछ करना ना पड़ जाए तुमको। अच्छा देखो 25 के पहाड़े में 200 तो आता ही होगा, तो इसमें से 2 जीरो मांग के इसको 200 कर लेते हैं, और यहाँ 10 छोड़ देते हैं बस। बताओ सही है कि नहीं, ये 2000 है ना, 2000 को 200 गुणे 10 लिख सकते हो, और नीचे कितना होगा बेटा, 25 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 16 हो गया, हो गया। हम जानते हैं 25 अठे कितना होता है, 25 अठे कितना होता है, 200, 8 से काटेंगे तो 8 दूनी का 16, और 2 से काटेंगे तो क्या बार में कटेगा, 5 बार में। बताओ वीडी का मान आया 5। बताओ इससे खतरनाक कैलकुलेशन देखा है कहीं तुमने, बताओ। तुमको लग रहा हो कितना खतरनाक तरीके से आंसर आएगा, कैसे गुणा होगा, कैसे भाग, कैसे गुणा होगा, कैसे भाग होगा, ठीक। 7.5, 7.5 बेटा वही टाइमिंग रहेगी, 7.5 की टाइमिंग ही रहेगी, मैथ की टाइमिंग 7.5 वाली ही रहेगी। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से किया है, 25 ये वो, कितना दिमाग लगाया और खटाक से काट के आंसर ला दिया, 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकंड आंसर ला दिया है, ठीक, ठीक है ना। विक्रम गुप्ता, हम यूपी से भाई, बनारस से, बाबा भोलेनाथ की नगरी से हमारा घर है, ठीक है, और यहीं से हम लोग आपके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग आपसे बस एक फीस की डिमांड करते हैं, सभी बच्चों को पता है, जितने हमारे पुराने बच्चे उनको पता है कि हम बस ये चाहते हैं कि आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हम अगर फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं तो बच्चा कोई ऐसा बच ना जाए जो फालतू में कहीं जाकर अपनी फीस वेस्ट कर रहा है और वहां से भी अच्छे कंटेंट नहीं ला रहा है, ठीक है। अगर अपनी पढ़ाई वहां से फीस देने के बाद भी वो नहीं कर पा रहा है, तो फिर हमारे ऐसे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। आप वहां तक उसकी बातें पहुंचाइए कि हाँ यहाँ से पढ़ो, फ्री में पढ़ सकते हो, अच्छा एजुकेशन आपको मिलेगा, बस, और कुछ हमारी कोई फीस आपसे नहीं है। चलिए देखिए, अब देखिए बेटा ये सवाल, अब यहाँ देखिए, लोहे का एक ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या a है, इसके दो भाग बराबर बराबर कर दिए जाते हैं। प्रथम भाग को गलाकर एक समान व्यास का L1 लंबाई का तार बनाया गया है, दूसरे भाग को गलाकर एक समान व्यास L2 लंबाई का तार बनाया गया है। इन तार के प्रतिरोधों का अनुपात उनकी लंबाई के पदों में ज्ञात करना है, यानी कि प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है, प्रतिरोधों का अनुपात निकालिए और लंबाई के रिस्पेक्ट में बताना है, ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार पढ़ते रहिए मस्ती से एकदम, बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी होगी। लोहे के एक ठोस गोले की त्रिज्या a है, इसके दो बराबर भाग किए जाते हैं। प्रथम भाग को गलाकर, मान लो देखो त्रिज्या a है ना, त्रिज्या a है। अच्छा मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक फुटबॉल हो लोहे का एक फुटबॉल हो, फुटबॉल लोहे का नहीं होता, लेकिन मान लो लोहे का एक बड़ा सा बॉल है, फुटबॉल जैसा, उसको मैं पिघला के छोटी छोटी प्लास्टिक की बॉल बना दूं, तो क्या आयतन बदल जाएगा कि आयतन समान रहेगा, बताइए जरा, आयतन बदल जाएगा कि आयतन समान रहेगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, आयतन बदल जाएगा कि आयतन एक जैसा रहेगा, बताइए, आयतन एक जैसा रहेगा कि आयतन बदल जाएगा, जल्दी बताइए। समान रहेगा, ठीक है, आयतन समान रहेगा, क्यों नहीं बता, आयतन डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब कि अणुओं की संख्या पे। अगर आपने कहा पिघलाएंगे, पिघला के जब लेके जा रहे हो तो जितना पिघलाओगे, तो जितना पिघला हुआ भाग रहेगा सब रहेगा किसका, फुटबॉल का ही, और वही सब बदल जाएगा किसमें, छोटे छोटे गोलों में। तो छोटे छोटे गोलों को मिला के फिर से क्या बनाया जाता है, बड़ा फुटबॉल बनाया जा सकता है, इसलिए आयतन कभी नहीं बदलता है। क्या बदलेगा बेटा, क्या बदलेगा, आकार बदलेगा, क्षेत्रफल बदल सकता है, क्षेत्रफल बदल सकता है, लेकिन आयतन कभी नहीं बदलेगा। देखो जरा मैं क्या कह रहा हूं, मान लेते हैं आपके पास एक गोला था जिसकी त्रिज्या कितनी थी, a थी, आपने इसके दो भाग कर दिए, एक मान लो त्रिज्या, नया त्रिज्या बन गया a1, और एक त्रिज्या कौन बन गया बेटा, a2 बन गया। एक बड़ा त्रिज्या था 10 मीटर का था, काट के इसको छोटा छोटा बना दिएगा, मतलब 5 मीटर का एक, 5 मीटर त्रिज्या का अलग बना दिया गया। मैंने कहा ना कि a रेडियस का, a त्रिज्या का एक गोला था मेरे पास, काट दिया मैंने उसको, एक नया गोला बनाया a1 और दूसरे को a2 त्रिज्या का गोला बना दिया। प्रथम भाग को गलाकर एक समान व्यास का L1 लंबाई का तार बनाया गया। चलिए पहले वाले को पिघला दिया गया, पहले वाले को पिघलाकर एक L1 लंबाई का तार बनाया गया, L1 लंबाई का तार बनाया गया है, और दूसरे वाले को पिघला के L2 लंबाई का तार बनाया गया, L2 लंबाई का क्या बनाया बेटा, तार बनाया गया, तार बनाया गया। अच्छा बताओ, अगर तार बनाया गया होगा तो एरिया बराबर होना चाहिए, सॉरी आयतन बराबर होना चाहिए। आयतन बराबर कैसे होगा बेटा, आयतन कैसे बराबर होगा, मान लो पहला वाला तार यहाँ लिखते हैं, पहला तार बराबर दूसरा तार, और दोनों के आयतन की बात करते हैं बेटा, दोनों के आयतन की बात, दूसरे तार, ठीक है, दूसरा तार। अब देखो जरा दोनों के आयतन की बात करते हैं, तो आयतन क्या है, आयतन हमेशा निकलता है क्षेत्रफल गुणे लंबाई से,
क्षेत्रफल गुणे लंबाई, क्षेत्रफल कितने का बेटा 2 का होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और बगल में किसी और का गुणा कर दो तो आयतन निकल जाएगा। ये भी हो जाएगा बेटा क्षेत्रफल गुणे लंबाई, क्षेत्रफल गुणे लंबाई। पहले वाले का अगर त्रिज्या a1 है तो क्षेत्रफल कितना होगा बेटा पाई आर स्क्वायर, जानते हो ना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगर तार है, यही है पेन है, इसको कहीं बीच से काट के निकालेंगे तो छोटा सा गोला निकलेगा, उसका क्षेत्रफल क्या आएगा, छोटा सा गोला यानी कि रिंग वृत्त निकलेगा, तो क्या आएगा बेटा पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, लंबाई हो गई L1 हो गई। बराबर में बताओ क्षेत्रफल दूसरे वाले का कितना हो गया पाई A2 का स्क्वायर, रेडियस यही है ना, नया त्रिज्या यही है, और लंबाई कितनी हो गई L2 हो गई, हो गई। अच्छा बताओ क्या क्या रहेगा सेम, क्या क्या कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, तो A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा बेटा L2 बटे में क्या बचेगा L1, L2 बटे में क्या आ जाएगा L1 आ जाएगा, L2 बटे में क्या आ जाएगा L1 आ जाएगा। तो A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा L1 बटे L2 बटे L1 के। तो अब पूछा है कि त्रिज्या, अब पूछा क्या बेटा प्रतिरोध का क्या अनुपात होगा, प्रतिरोध का लंबाई के पदों में अनुपात निकालना, मतलब लंबाई के टर्म में आंसर चाहिए। R1 क्या होगा, R1 का फॉर्मूला होता है रो L1 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा एरिया A1, एरिया कितना हो जाएगा A1 हो जाएगा, यही फॉर्मूला होता है। रो को नहीं बदलना क्योंकि रो कभी बदलता ही नहीं है। चलो तथा R2 का मान क्या हो जाएगा, R2 का मान कितना होगा, R2 का मान होगा रो L2 बटे कितना होगा A2 होगा। एरिया का मान तो आप निकाल ही सकते हो, एरिया क्या होता है पाई A1 का स्क्वायर होगा पाई आर स्क्वायर, और तथा यहाँ कितना हो जाएगा बेटा R2 बराबर हो जाएगा पाई L2, यानी रो L2 नीचे कितना हो जाएगा पाई A2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये R1 का मान हो गया और ये R2 का मान हो गया। पूछा है दोनों का अनुपात, दोनों का अनुपात पूछा है तो R1 बटे R2 कर देते हैं, R1 बटे R2 कर देते हैं, कितना आएगा रो L1 बटे के कितना पाई A1 का स्क्वायर, ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला लिखिए रो हो जाएगा L2 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा पाई A2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा पाई A2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व किया जाए तो रो L1 बटे कितना हो जाएगा पाई A1 का स्क्वायर इंटू, इसको पलट दीजिए तो पाई A2 का स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा रो L2 हो जाएगा, रो L2 हो जाएगा, रो L2, रो से रो कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या माना गया बेटा L1 बटे L2 इंटू क्या है बेटा L1 बटे L2 है, इंटू में क्या आएगा A2 बटे A1, A2 का स्क्वायर बटे A1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब बताओ जरा L1 बटे L2 इंटू, क्या आपको A2 बटे A1 के स्क्वायर का मान पता है क्या, आपको A1 बटे A2 का स्क्वायर मान पता है, L2 बटे L1 होता है, तो उल्टा A2 बटे A1 का क्या मान होगा L1 बटे L2 होगा। तो यहाँ रख देंगे बेटा, यहाँ से मान रख देंगे, इसका मान उठा के रख देंगे L1 बटे क्या L2, L1 बटे L2 मतलब L1 L1 का गुणा करेंगे तो L1 का स्क्वायर, L2 L2 का गुणा करेंगे तो L2 का स्क्वायर। तो बताओ जरा R1 बटे R2 का क्या मान आया, R1 बटे R2 का मान लंबाई के पदों में निकाला गया तो लंबाई 1 का स्क्वायर बटे लंबाई 2 का स्क्वायर यही निकल के आया है, L1 का स्क्वायर बटे कितना हो गया L2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ठीक है, रो और पाई मैंने काट दिया था, रो और पाई काट दिया था, देखिए सही आया ना, एकदम एकदम सही निकाला है। बस यहाँ से मान निकाल लिए थे, यहाँ से मान पहले पता था कि A1 बटे A2 का मान पता था, L2 बटे L1 रखना था हमको, A2 बटे A1 तो मैंने उल्टा कर दिया, L1 बटे L2 कर दिया और रख दिया, तो L1 का स्क्वायर बटे L2 का स्क्वायर आ गया और यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आशी कुशवाहा कह रहे एक बार फिर से सर समझा दीजिए, एक बार फिर से समझा दिया जाए, देखिए बिल्कुल समझाया जाएगा भाई। पहला तार दूसरा तार, मैंने कहा कि जब भी गला करके आप नया तार बनाओगे तो आयतन कभी नहीं बदलेगा, आयतन कभी नहीं बदलेगा। तो आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं क्षेत्रफल गुणे लंबाई, पहले वाले का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई A1, क्योंकि पहले वाले का त्रिज्या क्या है A1 है, तो पाई A1 का स्क्वायर पहले वाले की लंबाई L1, दूसरे वाले में पाई A2 स्क्वायर दूसरे वाले लंबाई L2। मैंने यहाँ से A1 बटे A2 का मान निकाला, L2 बटे L1, A1 बटे A2 का मान निकाला है। आगे चलते हैं, देखना था प्रतिरोध कितना आएगा, प्रतिरोध का सूत्र होता है रो L बाई A होता है, फॉर्मूला बताया हुआ है। पहले के लिए मैंने पहला कर दिया, दूसरे के लिए मैंने दूसरा कर दिया, रो कभी बदलता नहीं तो रो को रो ही रखेंगे। अब यहाँ A का मान A एरिया है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना होता है बेटा पाई आर का स्क्वायर होता है, यहाँ भी कितना होगा पाई आर का स्क्वायर होगा। दोनों का अनुपात निकालना है, मैंने दोनों का क्या कर लिया अनुपात निकाल दिया। क्या निकाला बेटा यहाँ से मैंने निकाला इसका अनुपात, अनुपात निकाल के देखा तो अनुपात आया R1 बटे R2, R1 का मान आ गया रो L1 बटे कितना पाई आर स्क्वायर, ये वाला फिर ये वाला, दोनों को मैंने कटपिट करके देखा तो यहाँ बचा हमारे पास A2 बटे A1। हमें आंसर किसमें चाहिए, हमें आंसर चाहिए लंबाई के पदों में, किसमें चाहिए लंबाई के पदों में, तो लंबाई के पदों में चाहिए तो A2 बटे A1 का मान रखना पड़ेगा। हमको A1 बटे A2 का मान पता है कि L2 बटे L1 होता है, तो A2 बटे A1 का मान होगा L1 बटे L2, पलट जाएगा, L1 बटे L2 रख दिया, यहाँ से L1 का स्क्वायर बटे L2 का स्क्वायर आ गया, L1 का स्क्वायर बटे L2 का स्क्वायर। ठीक है, चला जाए आगे। हाँ, गलने वाला चीज का आयतन कभी नहीं बदलेगा क्योंकि वही चीज पूरे के पूरे फिर ट्रांसफर हो जाते हैं ना, पूरे के पूरे ट्रांसफर हो जाते हैं, इसलिए बदलता नहीं है। देखिए चलिए सवाल बड़ा बढ़िया है, सवाल बड़ा बढ़िया है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बैठ जाऊं थोड़ा सा, बैठ जाऊं, चलो बैठ जाता हूं थोड़ा सा, थोड़ा बैठ गया। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए जरा, कार्बन प्रतिरोधक के सिरों पर,
कार्बन प्रतिरोधक के सिरों पर क्या बेटा, देखो कार्बन प्रतिरोधक के सिरों पर 50 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तो प्रतिरोधक पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वलयों के रंग दिए गए हैं, लाल, पीला और नारंगी। तो प्रतिरोधक में धारा का मान पूछा है कितना होगा, धारा का मान आपसे पूछा है कितना होगा। क्या आपको कार्बन प्रतिरोध वाला कोड याद है? किसको किसको कोड नेम याद करने का तरीका भी याद है? बीबी रॉय, किसको किसको बीबी रॉय वाली कहानी याद है? जल्दी बताइए, किसको किसको बीबी रॉय वाली कहानी याद है? जिसको जिसको बीबी रॉय की कहानी याद होगी वो तो बना लेगा भाई, वो तो कर ले जाएगा इसको। ठीक है, कर ले जाएगा सवाल। देखो, कार्बन प्रतिरोधक के सिरों पर 50 वोल्ट लगाया गया, मतलब V का मान कितना लगाया बेटा, 50 वोल्ट लगाया गया है। अगर हमको कहीं से R मिल जाए, कहीं से R मिल जाए तो धारा का मान निकाल सकते हैं। हमको पता है कि कार्बन कोडिंग धारा का प्रतिरोध निकालने के लिए ही किया जाता है। अगर R मिल जाएगा तो V बराबर IR लगा के निकाल लोगे। देखो क्या कलर है, बोला गया है कि जो कलरिंग की गई है उस कलरिंग में सबसे पहला कलर जो है बेटा, सबसे पहला लाल है। सबसे पहला जो कलर किया गया वो लाल किया गया है, लाल पट्टी सबसे पहले बनाई गई है, पहली पट्टी लाल है। कह रहा दूसरी वाली पट्टी क्या बेटा, पीला है। दूसरी पट्टी क्या बनाई गई, पीले कलर की बनाई गई है, पीले कलर की दूसरी पट्टी है, पीले कलर की दूसरी पट्टी बनाई गई है। फिर क्या कह रहा है, फिर क्या बोला, और नारंगी कलर मतलब ऑरेंज कलर का, किसका बेटा, ऑरेंज, ऑरेंज कलर का ये वाला पट्टी बनाया गया है। चलो, ऑरेंज कलर का ये वाला पट्टी बनाया गया। तीन ही पट्टी है, चौथी पट्टी नहीं है। अच्छा, चौथी पट्टी नहीं है तो बता सकते हो क्या मिसिंग है? बताओ जरा, चौथी पट्टी अगर नहीं है तो क्या मिसिंग है? कौन बताएगा ये बात, क्या नहीं दिया गया है? बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। याद करना चाहिए भाई, याद करना चाहिए, आप लोग भूल गए। ठीक है भाई, तीसरी पट्टी नहीं है भाई, तीसरी पट्टी नहीं है, इसका मतलब सोने और चांदी, सोना चांदी। भाई भरत क्या आंसर कर रहे हो ना, सोना और चांदी कलर मिसिंग है लास्ट में। सोना और चांदी क्या बताता है लास्ट में, सहनशीलता बताता है। क्या बताता है, सहनशीलता। पढ़ाई करो, ऐसे ही सपने देखने से 95% प्लस नहीं आ जाएगा। खाली खाली सपना देखने से नहीं आएगा, अगर लाना है तो पढ़ाई करना पड़ेगा। पीछे का चीज पढ़ो, सब पढ़ाया हुआ पेपर में आ रहा है भाई, पढ़ाया हुआ सारा चीज पेपर में आ रहा है। क्या करोगे तुम लोग फिर पेपर में अगर नहीं पढ़ोगे तो? अब कितना पढ़ाया जाएगा यार, अब इतना इतना कैसे पढ़ाई, इतना मेहनत हो रही है, इतनी मेहनत हो रही है तो पढ़ो भी, तो पढ़ो भी भाई। ठीक है, सोने चांदी कलर बताता है। देखो सुनो, मैंने कहा ना यहाँ पे कितना है बताओ, लाल है, क्या बताया था, कोडिंग देख लो। आर है मतलब रेड हो गया, येलो हो गया मतलब वाई हो गया, ऑरेंज के लिए ओ हो गया। क्या होता है, बी बी रॉय, बी बी रॉय। हमको तो यही दिख गया तीनों कलर, हम आगे कोडिंग नहीं लिखेंगे। अब यहाँ बीबी का कितना हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, इसका होता है 2, इसका होता है 3, इसका होता है 4, होता है ना 2 3 4। अब देखो जरा, पहला आर है, पहला आर, तो पहला कोड क्या होगा, पहला होगा 2, पहला क्या होगा 2 होगा। फिर कौन सा कलर है, वाई है, वाई का कोड क्या होता है 4, तो 4 लिखेंगे। अगले अगला कोड बताता है 10 का पावर कितना होगा, 10 का पावर कितना होगा बेटा, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। तो यही हमारे आर का मान है, यही हमारे आर का मान है, और कुछ दिया ही नहीं आगे तो कुछ लिखेंगे ही नहीं। अगली पट्टी बताती है प्लस माइनस कितना होगा, लेकिन वो है ही नहीं, तो आर का मान आ गया। आर का मान आ गया तो बताओ कैसे निकालेंगे वी का मान, वी बराबर कितना होता है आई आर। कितना वी लगाए थे, कितना वी दिए हो, 50 वोल्ट, 50 वोल्ट दिए हो। धारा का मान, धारा का मान तो निकालना है, और तुमने कहा कि आर का मान आ गया है 24 गुणे 10 घात 3, 24 गुणे 10 घात कितना है, 3 है। तो यहाँ से मान निकाल दो, 50 कर दो, अब बटे में क्या कर दोगे, 24 कर दो, 10 घाते कितना कर दो बेटा, 3 कर दो, बराबर में क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। नीचे आ गया ये, अब ये 10 घात 3 चला जाएगा ऊपर, और नीचे बच जाएगा 24, 10 घात 3 गया ऊपर, -3 बन जाएगा। अगर तुम 24 से 50 को काटोगे तो पहले काटो इसको 25 बार में, इसको काटो 12 बार में, काट दो 12 बार, 12 दूना 24, 25 दूना 50। अब 12 से 25 में भाग दो, 12 से 25 में भाग दो, कितना आएगा, 12 दूना 24, एक आया, दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, जीरो लेके आएंगे, काम नहीं बनेगा, 10 से जाएगा नहीं, जीरो लगाओ, फिर से लेके आओ जीरो एक, तो 12 8 कितना हो जाएगा बेटा, 96 हो जाएगा, 12 8 96, 4 बचेगा, आगे नहीं करते हैं। अब कितना आया, 2.08, अब गुणे 10 घात कितना है, पहले से ही -3 लिखा हुआ, यही हमारे एम्पियर है और यही हमारे धारा का मान है। बताओ किसको किसको सवाल समझ में आया है, किसको किसको सवाल समझ में आया? बहुत आसान सवाल था ये सवाल बहुत आसान था। ठीक है, 2.08, 10 घाते -3। ठीक है, प्रियांशु सिंह राजपूत, 10 घाते -3 कर दिया बेटा उसको, 2.08 और 10 घाते कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। शुभम गुप्ता, मिश्रा जी, राघवेंद्र कुमार, सबका आंसर एकदम सही। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे ना। देखो कार्बन कोडिंग के सवाल कितने आसान होते हैं, सब पढ़ाया है मैंने, सब पढ़ाया है। देखो यहाँ पे 60 वॉट है, 220 वोल्ट है, 60 वॉट और 220 वोल्ट, 60 वॉट 220 वोल्ट, 100 वॉट और 220 वोल्ट के दो बल्ब हैं, श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट मेंस से जोड़ दिया गया है। उसमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करनी है, कितनी कितनी धारा जाएगी, कितनी कितनी धारा जाएगी। देखिए कैसे निकालेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है,
श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, उनमें प्रवाहित होने वाली धाराओं की गणना कीजिए। यदि बल्ब समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो धाराएं कितनी जाएंगी। मैं आपको हिंट करूंगा लेकिन सवाल आप करेंगे, ये सवाल आप करेंगे या दे दूं पूरा होमवर्क? बताओ क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये होमवर्क देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बताओ। ये वाला होमवर्क में डालूं? कौन कौन चाहता है कि ये वाला सवाल आप होमवर्क में लगाएं? पहले होमवर्क में लगाएं। एक बार आप ट्राई करेंगे, इसको सवाल नया है, एक बार आप ट्राई करिए, एक बार आप कोशिश करेंगे तो मैं लगा दूंगा फिर, ठीक है? मैं लगा दूंगा, क्योंकि पीछे का सवाल जो था एक शायद सवाल आप लोगों ने नहीं लगाया है, ठीक है? चलिए ठीक है, इसको दे देते हैं होमवर्क, ठीक है? इसको होमवर्क में डालते हैं, इसको होमवर्क में दे रहे हैं। पहले आप लोग करिएगा, नहीं आएगा तो बता दीजिएगा। क्योंकि गोलू ने एक सवाल पूछा था, गोलू ने कल लगाया भी था फिजिक्स का सवाल, और शायद उन्होंने गलत लगाया, इसलिए वाला सवाल मैं लगाने जा रहा हूँ। चलिए देखिए ये क्या है, पहले देख लीजिए। एक सेल से 0.5 एम्पियर की धारा आ रही है, तो उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट है, तथा 1 एम्पियर की धारा अगर आती तो विभवांतर 1.6 वोल्ट होता। का आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। और देखो 2016 में, 15 में, 10 में सवाल पूछा हुआ है, 3 बार आया पेपर में, ये सवाल 3 बार पेपर में आया, 16 में, 15 में और 10 में। एक सेल से 0.5 एम्पियर की धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट तथा 1 एम्पियर की धारा लेने पर 1.6 वोल्ट हो जाता है। कोई बात नहीं, देखो हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला तो है ही ना, विद्युत वाहक बल निकालना है और आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। 0.5 एम्पियर की धारा ले रहे हो तो वोल्टेज कितना हो जाता है? 1.8 हो जाता है। और अगर 1 एम्पियर की धारा ले रहे हो तो वोल्टेज कितना हो जाता है बेटा? 1.6 वोल्ट हो जाता है। अब कैसे निकाल पाओगे, कैसे निकाल पाओगे? क्या आएगी धारा का मान, क्या आएगा धारा का मान? ये निकालने के लिए क्या किया है, देखिए हमारे पास सूत्र क्या होता है, V बराबर कितना होता है बेटा? E माइनस आई आर, ये नियम होता है, V बराबर E माइनस आई आर। और हम जानते हैं कि विद्युत वाहक बल निकालना है। चलिए ठीक है, V कितना है भाई? एक सेल से धारा कितनी ले रहे हो? 0.5 एम्पियर की ले रहे हो। अगर तुम धारा 0.5 एम्पियर की ले रहे हो, 0.5 एम्पियर की ले रहे हो, धारा का मान 0.5 एम्पियर ले रहे हो, तो वोल्टेज कितना होता है? 1.8 हो जाता है। पहला समीकरण हो गया। अगर ये पहला केस है, ठीक है? दूसरे केस में क्या करते हो, वोल्टेज 1.6 का हो जाएगा। अगर तुम धारा का मान कितना लोगे बेटा? धारा का मान 1 एम्पियर लोगे। अगर 1 आर लोगे तो धारा का मान इतना रहेगा। 0.5 आई का मान लेने पे वोल्टेज 1.8 है, आई का मान 1 लेने पे दशमलव कितना है? 1.6 है, ठीक है? घटा दिया जाए, घटाते हैं, यहाँ बदल जाएगा चिन्ह, ठीक है? क्या आएगा बेटा? यहाँ से क्या आएगा? 18 में 16 गया, मतलब सिंपल 0.2 बच गया, ई में से ई गया, कट गया। यहाँ क्या बचेगा? 1 में से 0.5 घटाओगे भाई, 1 में से आधा घटाओगे, आधा बचेगा, 0.5 आर बच जाएगा, 0.5 आर बच जाएगा। यानी सिंपल देखा जाए तो आर का क्या मान निकल के आ रहा है? आर का मान निकल के आ रहा है 2/5। इसका सिंपल मतलब क्या होता है? 2/5। कितना मतलब होता है? 2/5। तो आर का क्या मान आ जाएगा? 5 चौक के 20 कट जाएगा, 0.4 आ जाएगा, 5 चौक के 20 कट जाएगा, 0.4 ओम आ जाएगा, 0.4 ओम आ जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध का मान है 0.4 ओम। बताओ आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना रहेगा बेटा? 0.4 ओम रहेगा, ठीक है बेटा? बताओ सही है? 0.4 ओम, यहां तक सही है ना? 0.4 ओम आएगा। 0.4 ओम हमारे केवल आर का मान है, ठीक है बेटा? आर का मान है, आर का मान है। अगर हम देखें जरा तो आर का मान उठा के कहीं रख दिया जाए तो ई का मान तो निकल ही जाएगा। देखिए पहले में रखते हैं, पहले से, ठीक है बेटा? पहले समीकरण से अगर देखा जाए तो समीकरण 1 से क्या मिला? पहले समीकरण से देखो जरा, पहले समीकरण से क्या मिलेगा? 1.8 बराबर में कितना रहेगा? ई है, ई को छोड़ दो, माइनस आर का मान मिल गया है 0.5 आ गया है, और आर का मान आ गया 0.4 आ गया, 0.4 आ गया, 0.4 आ गया। तो 1.8 बराबर ई माइनस 0.5 0.4, 5 चौक के 20 कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा, आ जाएगा ना? 2 गुणा करोगे वही आएगा, कितना है? 0.02 आएगा, 0.02 आएगा ना? 5 चौक के 20 होगा, 5 चौक के 20 होगा, 0.2 आएगा, यहाँ तक आएगा, 0.2 आएगा, 0.2 गुणा करके देख लीजिए, 0.5 आएगा, 0.4 आएगा, गुणा करोगे बेटा 20 होगा, 2 अंक के बाद 0 लगाओ, मतलब यहाँ आएगा 0.2। अब इधर करिए, जोड़ दीजिए उसको लाके इधर, तो ई का मान बताइए 1.8, इधर आएगा तो प्लस 0.2 जुड़ जाएगा, इसका मतलब 1.8 में 0.2 जोड़ो, कितना आएगा? 2 वोल्ट आएगा। कितना आएगा बेटा? 0.2 वोल्ट आएगा। बताओ सही है कि नहीं? ई का मान निकाल दिया यहाँ से, कितना आ गया? 2 वोल्ट आ गया। बताइए सही आया कि नहीं आया? ये बात तो है, ठीक है? ये बात तो है भूमि, ठीक है? अंत तक वही बना रहेगा ना, अंत तक तो वही बना रहेगा जिसमें पोटेंशियल होगा, अंत तक तो वही बना रहेगा जिसमें पोटेंशियल होगा। अंत तक रुकना बड़ा बात होता है ना, अंत तक रुक के पढ़िए, 1 घंटे 2 घंटे अगर पढ़ाई का पोटेंशियल रहेगा तब पढ़ाई हो पाती है ना भाई। चलिए
ठीक, अब मैं आपको इस सवाल का हिंट देता हूं, इसको आप करिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 60 ओम के बाह्य प्रतिरोध को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ने पर 0.3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोध घटाकर 30 ओम कर दिया जाए तो धारा का मान 0.5 एम्पीयर हो जाता है। बैटरी के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध की गणना करनी है। कहीं वोल्टेज का मान नहीं दिया है, अभी नहीं दिया है। ठीक है, देखिए हम तो जानते हैं फॉर्मूला E माइनस कितना होता है, IR होता है। ओम के नियम से इसका मान भी हमको पता होता है। देखो बाहरी प्रतिरोध बोला गया है ना, बाहरी प्रतिरोध बोल रहा है, बाह्य प्रतिरोध, तभी हम सवाल में बाह्य प्रतिरोध ला रहे हैं, वरना अभी तक आंतरिक से कर रहे थे। E माइनस कितना होगा बेटा, IR होगा। इसको उठा के इधर लाओ तो IR ये इधर आ जाएगा, कितना बन जाएगा, IR बराबर में क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। I कॉमन कर लेते हैं, R प्लस R बराबर क्या बच जाएगा, E बच जाएगा। यहां से I का मान निकालने के लिए E बटे में क्या करना होगा, R प्लस R करना होगा। बताओ सही है कि नहीं है? I बराबर E बटे में कितना हो जाएगा, R प्लस R हो जाएगा। अब बताओ जरा क्या क्या चीजें हैं, अब क्या क्या चीजें हैं। तो E बराबर कितना आ जाएगा बेटा, E बराबर कितना आ जाएगा, इधर ही रहता, अगर ये इधर ही रहता तो इतना होता, R प्लस R होता ना। यही फॉर्मूला है। देखिए क्या बोल रहा है, 60 ओम का बाह्य प्रतिरोध हो। अगर बाह्य प्रतिरोध कितने का हो बेटा, 60 ओम का, पहला 60 ओम का हो, टर्मिनल से जोड़ा जाए तो 0.3 एम्पीयर की धारा मिलती है। 0.3 एम्पीयर की धारा मिलती है, और कुछ हमको पता ही नहीं है। चलो ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब क्या कह रहा है, प्रतिरोध को घटाकर, अब यदि क्या किया गया, ये पहला केस है, ठीक है। दूसरे वाले केस में क्या किया गया बेटा, प्रतिरोध को घटा दिया गया। दूसरे वाले केस में कह रहा है कि प्रतिरोध को घटाया गया है, घटाकर 30 कर दिया गया है। क्या किया बेटा, 30, यानी कि बाहरी प्रतिरोध 30 कर दिया, आंतरिक का कोई मतलब ही नहीं है अभी। तो धारा का मान 0.5 एम्पीयर हो जाता है। कितना होता है, 0.5 एम्पीयर हो जाता है। कह रहा है चलिए हल करिए, हमको ई का और आर का मान चाहिए, विद्युत वाहक बल चाहिए और आंतरिक प्रतिरोध चाहिए। ठीक है, गुणा करिए, समीकरण 1 का समीकरण 2 में गुणा करिए, आपस में गुणा करिए। पहले समीकरण 1 क्या आएगा, देखिए तो ई बराबर क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 1 वाला क्या बन जाएगा, देखो 0.3 है, गुणा करोगे 36 18, मतलब 18 आएगा, खाली 18 आएगा। 18 प्लस कितना आएगा बेटा, 18 प्लस इसका गुणा करोगे 0.3 आर आएगा, 0.3 आर आ जाएगा। आ गया, पहला वाला समीकरण यही था, पहला यही था। दूसरे वाले की बात करो, दूसरे वाले में क्या है, 0.5 है, इसका गुणा इसमें करोगे तो 15 आएगा। क्या आएगा बेटा, 15 आएगा। 15 प्लस 0.5 आर, 0.5 आर आ जाएगा। घटाओ जरा क्या बचेगा, माइनस 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 और माइनस। ठीक है, ई से ई कट गया, 18 में से 15 गया, इधर 0 बचा, 18 में से 15 गया, 3 बचा, 0.3 में से 0.5 गया, मतलब 0.2 आर बच जाएगा, बच जाएगा ना 0.2 आर। सॉल्व करके देखो तो आर का मान क्या मिलेगा बेटा, -3 अपॉन में कितना आएगा, 0.2 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, आ जाएगा। माइनस से माइनस खत्म, माइनस से माइनस खत्म, 3 बटे कितना आ गया, 0.2 आ गया, आर आ गया। 10 से ऊपर 10 से नीचे गुणा कर दिया जाए तो ऊपर 30 बन जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, मतलब आर का मान कितना आ जाएगा बेटा, 15 ओम आ जाएगा। आर का मान कितना आ जाएगा, 15 ओम आ जाएगा। बताओ सही है कि नहीं है, आर का मान कितना बेटा, 15 ओम आया। सबका सही है, चलिए गोलू यादव सही है आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए फॉर्मूला लिखा देंगे बेटा, फॉर्मूला लिखा भी देंगे और दे भी देंगे टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम पे दे भी देंगे। आर का मान आया है, ई का मान तो नहीं आया अभी ना, ई का मान नहीं आया, तो आर का मान आ गया, तो किसी एक में रख लो, चलो इसी में रख लेते हैं। ई बराबर कितना आ गया, 18 आ गया, प्लस 0.3 आ गया, और आर का मान कितना बेटा, 15 आया। 15 यहाँ रख दो, 15 यहाँ रख दो। ठीक है, बताओ जरा कितना आएगा, 8, 15 तो यहाँ करोगे 45 होगा, 0.1 अंक पे लग जाएगा, 18 4 22 आ जाएगा, मतलब 22.5 वोल्ट आ जाएगा हमारा ई का मान। ई का मान कितना है बेटा, 22.5 वोल्ट आ जाएगा। बताओ सही है कि नहीं है, बताओ सही है ना, एकदम बढ़िया है, सबको समझ में आया। ई का मान कितना है बेटा, 22.5। ठीक है, ठीक है भाई, 22.5, 22.5 ना, 22.5 क्या होता है, 22.5। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल देखिए। ये वाला तो आप लोगों को करना चाहिए भाई, ये वाला तो किरचॉफ के नियम से है, ये किरचॉफ के नियम से है और आप लोग करेंगे इसको। ठीक है, किरचॉफ का नियम लगाइएगा, लग जाएगा नियम, किरचॉफ का नियम लगाएगा, नहीं लगा तो बता दीजिएगा, किरचॉफ लॉ लगाइएगा, लगाइएगा, लगेगा तो नहीं लगेगा, नहीं लगा बताया जाएगा। जैसे मैं आज ये वाला सवाल बताने वाला हूँ, जैसे गोलू ने कहा था कि सर वाला सवाल बता दीजिए, फिर देखिए गोलू ने ये वाला सवाल लगाया था लेकिन लगा नहीं, शायद गोलू ने यह सवाल लगाया था लेकिन शायद लगा नहीं, तो चलिए वाला सवाल मैं लगवा देता हूँ, आज लगवा देते हैं आज इसको। 3 सेल हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, उनके समान ध्रुव एक साथ साथ नगण्य प्रतिरोध के तारों के परिपथ जुड़े हुए हैं। दिए गए परिपथ में प्रत्येक सेल से बहने वाली वैद्युत धारा की गणना करनी है, मतलब हर से कितनी कितनी धारा जाएगी निकालना है, और प्रत्येक सेल के सिरों के बीच विभवांतर भी निकालना है, मतलब कितना कितना V का मान आएगा वो भी निकालना है। देखिए I1 I2 I3 सभी की सभी धाराएं इसकी तरफ आ रही हैं, इसी तरफ देखो, इधर सबके सब इधर ही आ रहे हैं। जंक्शन की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग कितना होता है बेटा, 0 होता है। कौन सा नियम है, किरचॉफ के धारा का नियम है, सबसे पहला नियम है। तो हम ये देख रहे हैं फिगर से कि I1 प्लस I2
अब प्लस I3 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना यहाँ से। चलो मान लो समीकरण नंबर 1 हो गया ये हो गया। फिर क्या करना होगा बेटा, फिर क्या करना होगा, देखो हमने तुमको पहले बताया था कि यहां से यहां तक एक लूप मानते हैं, ये एक लूप होता है, ये एक लूप होता है। पहले एक लूप हल किया जाएगा, उसके बाद दूसरा लूप हल किया जाएगा। पहले एक लूप हल करना होता है। पहले इस वाले लूप में चलते हैं और देखते हैं धारा का क्या क्या मान निकल के आता है। देखिए लूप कौन सा है बेटा, पहले लूप नाम लिखो BADCB। कौन कौन सा, BADC और B, यहां से गए BADCB से घूम के ऊपर चले आए, ठीक है। पहले लूप में चलते हैं। पहले लूप में अगर देखोगे, पहले लूप में देखो अगर, तो बताओ जरा, I1 धारा बह रही है, I1 धारा बह रही है कितने ओम के प्रतिरोध से बेटा, 2 ओम के आंतरिक प्रतिरोध से I1 धारा जाएगी, तो कितना खर्चा होगा, 2 I1 खर्चा होगा। फिर इधर चलोगे, लूप देखो, लूप ऐसे है, इधर गए और इधर आए, इधर तो ऐसे जा रहे हो, ऐसे आ रहे हो, तो धारा I2 इधर जा रही है, लूप इधर आ रहा है, तो I2 और लूप का डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब I2 का 2 से गुणा करो, 2 I2 जो खर्चा होगा वो माइनस में खर्चा होगा। अंदर की बैटरी देखो, 6 वोल्ट यहाँ पे, 4 वोल्ट यहाँ पे, 6 माइनस 4 करो कितना आएगा, 2 वोल्ट आएगा। विभवांतर लिखते हैं, यहाँ से दो कॉमन लेके काट दोगे तो कितना आएगा बेटा, I1 माइनस I2 का मान कितना आएगा, 1 आएगा। समीकरण नंबर 2 मान, समीकरण नंबर 2। चलो अब चलते हैं दूसरे लूप में, दूसरे लूप में चलते हैं। दूसरे लूप का नाम क्या, पहले लिखो दूसरे लूप का नाम क्या है, दूसरे लूप का नाम लिखा जाए पहले, नाम क्या है। देखो दूसरा वाला लूप कौन सा रहेगा बेटा, हटाएं इसको हटाएं। दूसरा वाला लूप कौन सा है, सेकंड लूप ये होगा, दूसरा वाला लूप ऐसे चलेगा। तो बताओ जरा, ये तो सही आ रहा है, कौन सा नाम क्या है, AFEDA, कौन सा बेटा, AFEDA में इस लूप में अगर आओगे, तो बताओ क्या मिलेगा। ये इधर आ रहा है, I2 धारा आ रही है, 2 ओम से आ रही है, तो 2 I2 आया, 2 I2 इधर जा रहा है, लूप धारा इधर आ रही है, देखो I3 इधर आ रही है, लेकिन लूप इधर जा रहा है, तो 2 I3 यहाँ भी 2 है ना, 2 I3 यहाँ खत्म होगा, माइनस 2 I3 यहाँ खत्म हो गया। अब बराबर क्या रहेगा, बराबर में क्या रहेगा, 4 और 2 वोल्ट, मतलब अंतर कितने का, 2 वोल्ट का है। ठीक, कॉमन लेके 2 काट दो, I2 माइनस क्या हो जाएगा, I3 बराबर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये समीकरण नंबर क्या रहेगा, 3 रहेगा। समीकरण नंबर क्या रहेगा बेटा, 3 रहेगा। हमारे पास समीकरण 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। मैं तीनों को यहाँ लिख लेता हूँ, पहला समीकरण क्या बेटा, I1 प्लस I2 प्लस I3 का मान कितना है, 0 है। ये समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 2 क्या है, I1 माइनस I2 बराबर 1, I1 माइनस I2 बराबर क्या बेटा, 1 है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। फिर क्या है, I2 माइनस I3 बराबर 1, I2 माइनस I3 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। समीकरण नंबर 3 हो गया। अगर आप देखें इसको जोड़ दीजिए, समीकरण 1 और 3 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर पक्का गोलू कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में गलती की होगी, इसलिए नहीं आ रहा होगा। ठीक है, समीकरण 1 और 3 को जोड़ दिया जाए, इसको जोड़ा जाए, देखिए क्या मिलेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0 है। अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ रहेगा I2 माइनस I3 बराबर 1, यही ना है। जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, क्या आएगा, I1 प्लस I2 मिलके कितना हो जाएगा, 2I2 बराबर में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। आ गया, I1 I2 यहाँ है, मतलब समीकरण 2 और 4 को अब हल किया जाए। अब लिखिए समीकरण 2 और 4 को हल करने पर, समीकरण 2 और 4 को, समीकरण 2 और 4 को हल करने पर, समीकरण 2 और 4 को बेटा अगर हल किया जाए तो क्या मिलेगा, बताइए जरा। समीकरण 2 और 4 को हल किया जाए तो दूसरे में क्या है, I1 माइनस I2 बराबर कितना है, 1 है। I1 माइनस I2 बराबर कितना है, 1 है। और यहाँ से I1 प्लस कितना है, 2I2 बराबर कितना बेटा, 1 है। कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस माइनस और ये माइनस हो गया, कट गया ये दोनों। माइनस I2 और माइनस 2I2 कितना हो बेटा, माइनस 3I2 हो गया, और यहाँ से 1 माइनस 1 0 हो गया, मतलब I2 का मान कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। I2 का मान कितना निकल के आएगा, 0 आएगा। अच्छा बताइए, I2 का मान अगर 0 यहाँ रख दोगे तो I1 का मान कितना आएगा, 1 आएगा। देखो यहाँ 0 रखो तो I1 का मान 1 आया, तो I1 का मान कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। अब हम जानते थे, यहाँ पे हमको पता था कि I1 प्लस I2 प्लस I3 जोड़ने में कितना मिलता है, 0। I2 का मान 0 है और I1 का मान 1, I1 का मान 1, I2 का मान 0, I3 का मान अपने आप निकल जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, I3 का मान आ जाएगा -1, आ गया -1। अच्छा देखो क्या पूछा था सवाल में पूछा था कि प्रत्येक सेल से बहने वाली वैद्युत धारा बताइए, मतलब I1 I2 I3 का मान बताइए। तो I1 का मान आया 1, I2 का मान आया 0, I3 का मान -1 आ गया। बताओ यहाँ तक तो बात सही है, यहाँ तक सारी बातें सही है, यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा, यहाँ तक सारा सही है।
ठीक है, यहां तक तो सारा सही है। ठीक, अब क्या बोला गया, अब बोला गया सबका विभवांतर भी निकालिए। सबका विभवांतर तो ऐसे निकालते हैं ना, V1 बराबर क्या निकालोगे, E1 माइनस I1 R1। सबका विभवांतर तो ऐसे निकल जाता है, सिंपल है। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, पहले वाले में कितना वोल्टेज है, 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है। पहले वाले की धारा I1 का मान कितना आया, देखिए पहले वाले की धारा I1 का मान 1 आया है, 1 आया है। इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना बेटा, 2 ओम का है, 2 ओम लिखो। तो 6 माइनस 2 कितना आ गया, 4 वोल्ट। कितना आ गया, 4 वोल्ट। तो पहले वाले का आंसर कितना हो गया, 4 वोल्ट। इसका कितना है, 4 वोल्ट है। इसमें चलो तो क्या आएगा, V2 बराबर क्या आएगा बेटा, E2 माइनस I2 R2 आएगा, आएगा क्या आएगा, E2 कितना वोल्ट दे रहा है, 4 वोल्ट। अब माइनस I2 का मान तो 0 आया है, I2 का मान 0 आया, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी कितना आएगा आंसर, 4 वोल्ट। ये भी आंसर आएगा 4 वोल्ट। चलिए V3 यहाँ की बात करते हैं। तो V3 का मान क्या हो जाएगा बेटा, E3 माइनस I3 R3। V3 कितना दे रहा है, 2 वोल्ट दे रहा है, 2 वोल्ट। माइनस I3 का मान आया माइनस 1, और यहाँ कितना वोल्ट है, 2 ओम है। कितना आ जाएगा, 2 + 2, मतलब इसका आंसर भी कितना आएगा, 4 वोल्ट आएगा। मतलब सभी का प्रतिरोध कितना आएगा बेटा, 4-4 वोल्ट सबका आएगा, 4-4 वोल्ट सबका आएगा। बताइए सही है कि नहीं, बताओ गोलू, अब बताओ, गोलू अब बताओ, अब सही है, 4-4 वोल्ट सबका आएगा। विभवांतर, सभी के सिरों के बीच विभवांतर अगर निकालना हो तो 4-4-4 सबका वोल्ट आएगा, और सबके धारा का मान मैंने आपको निकाल के दिखा दिया कि I1 का मान 1, I2 का मान 0, इसका मान -1 आएगा। सही किया ना एकदम। किसको किसको बात पूरी समझ में आ गई है, किसको किसको बात पूरी समझ में आ गई, समझ में आ गई बात, एकदम सही है। तो यहां तक सवाल, 2 सवाल आपके होमवर्क भी हैं, 2 सवाल आपके होमवर्क भी है, वो करने हैं। और अब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वैद्युत धारा वाला पूरा का चैप्टर फिनिश। ठीक है, खत्म हो गया, अब खत्म हो गई, आप लोगों को चीज समझ में आ गई। तो चलिए एक बार ताली बजा दीजिए, सबके तालियां एक बार कमेंट बॉक्स में दिखनी चाहिए, सबकी तालियां एक बार कमेंट बॉक्स में दिखनी चाहिए। ठीक है बेटा, सबकी तालियां एक बार कमेंट बॉक्स में दिखें। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, चलो। कौन सा राघवेंद्र पूछ रहे हो तुम, फिगर 1 वाला क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा, कौन सा फिगर 1 बेटा, कौन सा है फिगर 1 का, कौन सा है? जो भी हो राघवेंद्र जो भी हो, एक बार आप टेलीग्राम पे भेज दीजिए। ठीक है, टेलीग्राम पे आप भेज दीजिए, वहां से फ्री होके क्वेश्चन देख लिए जाएंगे, फ्री होके वहां से क्वेश्चन चेक कर लिए जाएंगे। चलिए खत्म किया जाए। कल से हम लोग पढ़ेंगे गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, कल से पढ़ेंगे गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का लगातार सेशन में बने रहने के लिए। बस आप लोगों से छोटी सी डिमांड यही रहेगी, ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितनी एफर्ट हो रही है, इस एफर्ट में अगर हम उन बच्चों तक नहीं पहुंच पाएंगे जिनको फ्री एजुकेशन की वाकई जरूरत है, तो फिर सारा पढ़ाया हुआ मेहनत ही रह जाएगा, रखा का रखा रह जाएगा। तो आप लोग ज्यादा से, स्कूल खुल जाए तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को, मित्रों को, सबको बताइए। जितने ज्यादा बच्चे हमसे पढ़ेंगे उतना हमें खुशी होगा, और हम लगातार उनके लिए काम करने का एनर्जी भी लेके आ पाएंगे। चलिए मैथ्स की क्लास में सभी बच्चों इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैथ्स की क्लास 7:30 बजे होगी, जरूर रहिएगा क्लास में, लेट मत करिएगा। हमसे लेट हो जाती है, लेकिन आप लोगों से लेट नहीं होती, इस बात की खुशी मुझे रहती है। मुझे लेट हो चलेगा, लेकिन मेरे बच्चे लेट नहीं होने चाहिए। ठीक है, 10-5 मिनट मैं इधर उधर हो जाता हूँ, मुझे सारा सिस्टम वगैरह सेट करके तब आना पड़ता है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, 7:30 बजे फिर से क्लास रहेगी, 5 बजे केमिस्ट्री की क्लासेस भी हैं। भूमि शर्मा बोल रहे हैं केमिस्ट्री की टाइमिंग चेंज कर दी, टाइमिंग चेंज करने से बहुत इधर उधर होता है, बहुत इधर उधर होता है टाइमिंग चेंज करने, देखा मैंने मैथ्स क्लास में, बहुत टाइमिंग चेंज होने से बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो एडजस्ट करिए, रिकॉर्डेड देखिए, चाहे लाइव में टाइम निकालिए, टाइम मैनेजमेंट करिए, देखना पड़ता है। ठीक है, कल पढ़ेंगे हम लोग गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र फिजिक्स की क्लास में, क्लास नंबर, फिर आगे वो पहला लेक्चर शुरू होगा चैप्टर नंबर 4 में। तो चलिए सवाल ऐसे ही आते रहेंगे, पहले दूसरे तीसरे चैप्टर की कहानी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, लगातार सवाल आपको इनसे मिलते रहेंगे, कॉन्सेप्ट आप लगातार पढ़ते रहिएगा, भूलिएगा मत। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।